राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीटी और एस्टेट खातर होगी। पहला प्रश्न देखो भाई, क्या जिसने उत्तर आओ फटाफट कमेंट कर दे रही हो। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है? यानी हरियाणा के अंदर जो सीसवाल सभ्यता थी, नु पूछ रहे क्या उसका जो उद्गम जो था वो कौन से काल के अंदर हुआ था? ये बात आपने बतानी है। पूर्व पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, या फिर हड़प्पा काल है, या फिर वैदिक काल है? इनमें से किस काल के दौरान हरियाणा के अंदर जो है सीसवाल सभ्यता हुआ करती है? आप सभी को पता है, हिसार जिले के एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम आदमपुर है, जहां पर अभी बाई इलेक्शन चल रहा है। उसी आदमपुर विधानसभा का एक गांव है जिसका नाम है सीसवाड़। उसी सीसवाड़ गांव के अंदर एक सभ्यता मिली है, उस सभ्यता को आपने बताने का काम करना है। अगर मैं दो चार बातें करूं तो सीसवाल सभ्यता जो है कौन सी नहर के किनारे है? तो चोटांग नहर जो है, चोटांग नहर के किनारे सीसवाल सभ्यता है। कौन सी नहर के किनारे है? चोटांग नहर जो है इसके किनारे क्या है? सीसवाल सभ्यता है। एक प्रश्न आया था पीछे एचएसएससी में कि इसका स्पेशल काम, इस सभ्यता के लोगों का काम क्या था? तो आपने याद रखना, कृषि इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य था। कौन से पशुओं से परिचित थे? कुत्ते से, बैल से, इसके अलावा सुअर से ये लोग क्या थे? परिचित थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो सीसवाल सभ्यता जो सीसवाल सभ्यता के दौरान भारत के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर विवाह परंपरा जो है, विवाह परंपरा इसी सभ्यता के अंदर मानी जाती है कि विवाह परंपरा की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा वो लोग किया करते थे। किसकी? देवी देवता जो है, देवी देवताओं की पूजा जो है वो सीसवाल सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? देवी देवताओं की पूजा करने का काम किया करते थे। गाय है, बैल है, बकरी है, सूर है, इन सारी चीजों को वो माना करते थे, यानी ये सारे सारे जीव वहां पर हुआ करते थे। इसके बाद आपसे दो तीन क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि हरियाणा में दूध का प्रचलन जो है वो कौन सी सभ्यता के दौरान हुआ था? तो आपने याद रखना, सीसवाल सभ्यता के दौरान हरियाणा के अंदर जो है किसका प्रचलन हुआ था? दूध जो है, दूध का प्रचलन हरियाणा के अंदर इसी सीसवाल सभ्यता के दौरान हुआ था। अच्छा, किस प्रजाति के लोग हैं? तो आपने याद रखना है, ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग बताए गए। ठीक है, कौन सी प्रजाति के हैं? निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति जो है, इस प्रजाति के लोग जो है सीसवाल सभ्यता के लोगों के बारे में कहा गया कि निग्रो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे एक स्थान है जिस स्थान का नाम क्या है? कालीबंगन। उसी कालीबंगन स्थान जो है, कालीबंगन से और इससे कालीबंगन और सीसवाल सभ्यता की बहुत सारी चीजें क्या है? मिलती जुलती हैं। ठीक है, कालीबंगन यानी सीसवाल सभ्यता के अवशेष जो किस सभ्यता से मिलते हैं? तो आपने याद रखना, राजस्थान की घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन जो है राजस्थान के अंदर, कालीबंगन और सीसवाल सभ्यता क्या करती है? आपस में सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? मेल खाती हैं। निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के जो लोग होते हैं उनके बारे में आपने याद रखना, काले रंग के वो लोग होते हैं, बाल उनके घुंघराले होते हैं, कद कौन सा होता है? छोटा होता है। ठीक है। अच्छा, और जो बर्तन मिले आपने याद रखना, लाल रंग के बर्तनों पर क्या क्या है? सफेद। ठीक है, बर्तन कौन से कलर के मिले हैं? तो लाल रंग के बर्तन मिले हैं, उनके ऊपर जो है सफेद रंग की क्या की गई है? पुताई करने का काम किया गया है। तो देखो ऑप्शन के अंदर देखो के जिक्र करके है। सबसे पहले तो ऑप्शन में है नव पाषाण काल, सबसे नजदीकी ऑप्शन है। ठीक है, यानी नव पाषाण काल जो है आपने याद रखना है कि सीसवाल सभ्यता जो है कौन से काल की थी? एचएसएससी के अनुसार बिल्कुल काला और सफेद दोनों थे भाई। ठीक है, काला और सफेद लाल रंग के बर्तनों के ऊपर देखो भाई, यानी सबसे नजदीकी के है नव पाषाण काल के दौरान सीसवाल सभ्यता थी। उत्तर एचएसएससी ने माना है। अगर मान लो एचएसएससी ने प्रश्न पूछा और ऑप्शन के अंदर नव पाषाण काल नहीं है, फिर सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? आद ऐतिहासिक काल सबसे उपयुक्त इसका माना जाए उत्तर। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद ऐतिहासिक काल जो है वो सबसे उपयुक्त माना जाओ इसके अंदर। कौन सा? आद ऐतिहासिक काल। और ऐसी मान्यता कि हरियाणा के अंदर जो सीसवाल सभ्यता के टोटल स्थानों की संख्या कोई आपसे पूछता है तो कितने स्थान है? 29 स्थान है। ठीक है, कितने? 29। सर खुदाई भाई 1970 के अंदर हुई थी। डॉक्टर सूरजभान पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व के अंदर जो है 1970 के अंदर सीसवाल के अंदर क्या हुई थी? सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है, 1970 डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व के अंदर यहां पर पहली बार क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ये इतनी बातें आपने याद रखनी। ठीक है, तो सीसवाल सभ्यता नव पाषाण काल, ऑप्शन में नव पाषाण काल नहीं मिले तो आद ऐतिहासिक काल। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हो फिर आपने नव पाषाण काल के साथ जाना, क्योंकि एचएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बर्तन लाल रंग के थे, सफेद और काला जो है उसके ऊपर पुताई करने का काम किया गया था। चोटांग नहर के किनारे है, कृषि सभ्यता थी, कुत्ता बैल सुअर ये सारे के सारे जो है पशु इस सभ्यता के अंदर थे। कालीबंगन से सारी सारी चीजें मिलती हैं। 1970 में सूरजभान के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। विवाह परंपरा के अवशेष मिलते हैं, देवी देवताओं की पूजा के अवशेष मिलते हैं। ऐसी मान्यता कि दूध का प्रचलन जो है हरियाणा के अंदर सीसवाल सभ्यता के दौरान हुआ था। इसके अलावा ये लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग हैं जो जिनका कद छोटा, बाल घुंघराले होते हैं। ठीक है, और काले रंग के होते हैं, ऐसी एक मान्यता है। हरियाणा राज्य के अंदर गणेश चतुर्थी जो है वो कब मनाई जाती है? भगवान गणेश चतुर्थी जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो कब मनाई जाती है? ये चीज आपने बताने का काम करना। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के अंदर एक और त्योहार मनाया जाता है सीढ़ी सातम। ठीक है, सीढ़ी सातम, जिसको आप क्या करना? बासुड़े बोलिया करा जो होली के बाद में आया करा। ठीक है, सीढ़ी सातम। तो फटाफट बताने का काम करिए कि ये दोनों चीजें जो है, दोनों त्योहार हरियाणा के अंदर कब मनाए जाते हैं। इसके अलावा एक और बता दो कि करवा चौथ हरियाणा में कब मनाया जाओ? करवा चौथ। तीनों के तीनों प्रसिद्ध त्योहार हरियाणा प्रदेश के, तो फटाफट
मुझे बताने का काम करिए। दीपावली कौन सी अमावस्या होती है? दीपावली, दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली का भी आप बता दीजिए। करवा चौथ कार्तिक के अंदर मनाया जाओ। अभी कार्तिक महीना चल रहा है अभी, क्योंकि दिवाली जो है कार्तिक के अंदर आओ है, कार्तिक की अमावस्या के अंदर दिवाली आओ, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष की चौथ जो होती है, ठीक है, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा हुआ कृष्ण पक्ष की चौथ जो है, उस दिन क्या मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? करवा चौथ मनाया जाता है। सीली सैतम फटाफट बिल्कुल सही, इसका उत्तर भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हरियाणा में क्या मनाया जाता है? गणेश उत्सव मनाने का काम किया जाता है। सीली सैतम कब मनाया जाता है? तो आपने याद रखना, चैत की कृष्ण सप्तमी को जो है क्या मनाया जाता है? चैत की कृष्ण सप्तमी को सीली सप्तम त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 में मनाया गया। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम आपने बतानी है कि किस थीम अब की बार क्या किया गया था। तो बताइए साहब, वन बहाली, कल्याण का मार्ग, वन और जैव विविधता, वन और सतत विकास, या फिर वन और सतत विकास उत्पादन और उपयोग। इनमें से आपने बताना कि वन जो 21 मार्च को वन दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है उसका थीम क्या था। सबसे पहले आपने देखना 4 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। सुरक्षा कद होगी? वह 3-4 लोग आसपास होंगे तभी सुरक्षा होगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 8 को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि 13 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 21 को वन दिवस मनाया जाता है। 22 को कौन सा दिन मनाया जाता है? 21 को वन दिवस हो गया। 22 को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो हो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाने का काम किया जाता है, ठीक है। आप फटाफट इस प्रश्न का उत्तर मुझे देने का काम करिए कि कब मनाया जाता है, ठीक है। 23 को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखना 23 मार्च को। अब की बार का थीम क्या था? वन और सतत उत्पादन और उपयोग जो है ये अब की बार का थीम था, ठीक है। तो 21 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? वन दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। इसका थीम याद रखना, वन और सतत उत्पादन और उपयोग जो है इसका थीम था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करो। 21 तारीख को वन दिवस, 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाने का काम किया जाता है। सर धीरे धीरे कराओ, फिर किताबें नहीं पढ़ लोगे। मैं 1 घंटा के अंदर लगा ले 200-300 क्वेश्चन कराऊंगा, तभी तो जल्दी जल्दी में आपके कवर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? यानी 2021 से 2025 के बीच में जो यूनेस्को जो है, यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य किसको चुनने का काम किया गया है? तारीख थी 16 महीना था नवंबर का, 16 नवंबर 1945 को जो है किसका गठन हुआ था? यूनेस्को का गठन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 जो है, 16 नवंबर 1945 को किसका गठन होता है? यूनेस्को का गठन होता है। 2-4 बातें यूनेस्को के बारे में आप बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक के क्या? शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिषद, ठीक है। सांस्कृतिक परिषद जो है पूरा नाम है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कड़ा है तो फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे ओजेल जो है, आंद्रे ओजेल जो है वर्तमान में इसके क्या है? यूनेस्को के चीफ है, ठीक है। तो आपने बताना कि इसका जो वर्तमान समय में इसका जो है कार्यकारी अध्यक्ष किस बंदे को बनाने का काम किया गया है, ये चीज आपने बतानी है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद जो है यूनेस्को, याद रखना 2021 से 2025 के बीच में जो है इसका कार्यकारी सदस्य किसको चुना गया? हमारे देश भारत को जो है इसका क्या चुना गया है? कार्यकारी सदस्य चुना गया है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। आंद्रे ओजेल वर्तमान समय में इसके प्रमुख है। पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक परिषद है। भारत को इसका क्या चुना गया? 2021 से 2025 के लिए क्या चुना गया है? सदस्य चुनने का काम किया गया है, ठीक है। एक भगत पूछ रहे कि कौन सी साइट के ऊपर नोटिस आया है? वाह वाह वाह। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? कड़े आवाज थोड़ी कम करिए। बताइए सेवा, 7 से 9 नवंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन था और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर
बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर, पटना विश्वविद्यालय के अंदर, या फिर मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर कहां पर किया गया था? तो फटाफट बताने का काम करेगा मुझे। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करने का काम किया था, ठीक है। कुमार गुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था, इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया गया था। एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हवेनस्वांग, वो हवेनस्वांग नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर गया था। एक व्यक्ति हुआ करता था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी का खैज लागी कहीं पर, पूरी दुनिया के अंदर उसका कोई इलाज नहीं था। तब भारत का एक खिलजी, भारत का एक शासक हुआ करता था गुलाम वंश का। पहला शासक कौन था गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला भारत में आ जाओ और इलाज करवा दूंगा। लेकिन बख्तियार खिलजी ने बोला कि मैं मुसलमान हूं, मैं किसी भी काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, किसी भी काफिर के हाथ की दवाई मैं नहीं ले सकता। तब आनु बोला एक बार आजे, आने के बाद में दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली आकर के एक मुनादी करवा दी कि इसको ठीक कौन कर सकता है, इसकी खैज का किसी के पास इलाज नहीं। तब नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुआ करते थे आचार्य राहुल देव को बुलाया जाता। राहुल देव के सामने एक तलवार निकाल के बख्तियार काकी ने बोला मैंने बिना दवाई ठीक कर दे, बिना दवाई दिए, क्योंकि तू काफिर है, तेरे हाथ की दवाई मैं नहीं खा सकता, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अब बख्तियार खिलजी को राहुल देव ने बोला ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, कुरान दीजिए। कुरान इस्लाम की पवित्र किताब होती है, उस किताब को अपने पास रख लिया और शाम को जो है किताब पढ़ने के लिए बख्तियार खिलजी को कुरान दे दी कि 1 से लेकर 100 पेज पढ़ दीजिएगा। 1 से 100 पेज पढ़े, रात ने उल्टी दे दिया, तड़कन 200 से 300 पेज पढ़ा, फिर उल्टी दे दे रात ने। इस तरह से 1 हफ्ते में पूरी कुरान पढ़ ली और 1 हफ्ते के बाद में बख्तियार खिलजी की सेहत में पूरा सुधार आ गया। तब बख्तियार खिलजी ने तलवार निकालकर राहुल देव को नुबलिया बता बिना दवाई दिए को ठीक करा। नुबलिया मैं कुरान के जो कोने जो थे, कोने के ऊपर दवाई का लेप लगा दिया करता, तेरी एक आदत है, थूक लगाया पेज पलटा, थूक लगा पेज पलटा, और उस पन्ने से क्या किया, थूक अंदर गया, दवाई के अंदर जाता रहा तो ठीक हो गया। गर्दन धड़ से अलग करने का काम कर दिया उसका, राहुल देव का। पूरी दुनिया में इलाज को नहीं, अब भारत में इलाज हुआ। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। 3 महीने तक धुआं उठता रहा था वहां पर, 3 महीने तक। तो फटाफट बताइएगा, ये जो छठा धम्स अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये करा हुआ था, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो था क्या हुआ था, ये छठा धम्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो है विक्रमाशिला जो है पाल वंश के एक राजा हुआ करते थे, जिसका नाम क्या है, धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल जो है, राजा धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का 8वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाने का काम किया था, ठीक है। कौन सी शताब्दी के अंदर? 8वीं शताब्दी के अंदर जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना करवाने का काम किया था। भागलपुर के पास में एक गांव है अचिंतक, अचिंतक जो है, अचिंतक भागलपुर के पास में पड़ता है, वहां ये, ठीक है। अचिंतक गांव है, अचिंतक कड़ा पड़ा है, अचिंतक भागलपुर बिहार के पास में पड़ता है भागलपुर। और भागलपुर को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का सिल्क सिटी कहा जाता है, किसको? भागलपुर को, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने तोड़ा, किसने था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में करी थी, भागलपुर के पास में अचिंतक नामक गांव के अंदर ही क्या है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां पर स्थापित करने का काम किया गया है, ठीक है। तो बताइए शाबाश, भारत की पहली भूतापीय परियोजना जो है, भारत की पहली, हरियाणा की पहली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर कर लियो। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना श्रीनगर, लेह के अंदर है, गैंगटोक के अंदर है, या फिर मनाली के अंदर है, कौन सी जगह के ऊपर ही है? तो फटाफट मुझे भाई, ये जो बकवास कर रहे हैं इनको काले ब्लॉक कर दे, इसे सब्सक्राइब रहे, कोई जरूरत कर दे। पंचरण ने ब्लॉक, अर्जुन सिंह हो गए भाई, कर दे ब्लॉक, जोन साहब फालतू की बकवास करे। देखो शहबाज भाई, बताओ भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, याद रखना है अपने 31 अक्टूबर वो तारीख थी, 31 अक्टूबर 2019 वो तारीख थी जब क्या किया गया था, लेह सॉरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विभाजित करने का काम किया था। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती होती है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का काम किया जाता है पटेल साहब की जयंती के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना, पूर्वी लद्दाख का एक गांव है, गांव का नाम कौन सा है? पूंगा गांव है। और इसी पूंगा गांव के अंदर पूर्वी लद्दाख के लेह के अंतर्गत आने वाले गांव है, वहां पर भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कौन सा गांव है? पूंगा गांव है। पूंगा गांव पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है वो कहां पर खोला गया? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है, नाइट वाला जो है डार्क स्काई रिजर्व, ये भारत का पहला रिजर्व जो है ये कहां पर खोला जाएगा? तो ये भी लद्दाख के अंदर जो है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। और दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि भारत का पहला भूतापीय विकास के अंदर गांव कौन सा है? पूंगा गांव है, पूर्वी लद्दाख का गांव है। लेह और कारगिल 2 जिले हैं, ठीक है। हिम तेंदुआ लद्दाख का क्या है? राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध आपने बताना। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, समानता की मूर्ति हैदराबाद के अंदर लगाई गई है, 216 फीट ऊंची है, और वो किसके नाम की है? तो संत रामानुजाचार्य की है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर के अंदर है, वो भी संत रामानुजाचार्य की। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली के अंदर लगाई गई है, वो गुजरात के एक संत हुआ करते थे वल्लभाचार्य, तो पाली राजस्थान वाली वल्लभाचार्य की है। श्रीनगर वाली स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? तो वो संत रामानुजाचार्य की है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, समानता की मूर्ति हैदराबाद के अंदर, वो भी संत रामानुजाचार्य की है। अब प्रश्न के पूछा गया कि अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है, किससे बनी है? 8 धातुओं से यह मूर्ति बनी है, और ये मूर्ति जो है मध्य प्रदेश के अंदर होगी। आदि गुरु शंकराचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, या फिर एशिया की लाइट कहे जाने वाले गौतम बुद्ध, किसके नाम के ऊपर ये है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा के ओंकेश्वर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का जो ओंकेश्वर जो है, वहां पर स्टैचू ऑफ वननेस जो है, इसका अभी जो है बनाने का काम किया जा रहा है। और ये किससे संबंधित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जो है, स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? आदि गुरु शंकराचार्य, स्टैचू ऑफ वननेस, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकेश्वर धाम जो है, यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ वननेस जो है, इसको नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ पीस की मूर्ति 2 जगह पर है, दोनों जगह आपने ध्यान रखनी है। कौन सी 2 जगह है? पहली तो श्रीनगर के अंदर है, श्रीनगर के अंदर जो है रामानुजाचार्य की है। दूसरी कौन सी है? हैदराबाद के अंदर है, वो भी रामानुजाचार्य की है। वो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली के अंदर, वो किसकी है? वल्लभाचार्य की मूर्ति है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला ओईसीएम, ठीक है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव मेजर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और इसको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, अरावली बायो रिजर्व सिटी पार्क, या फिर गिर वन को, या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। तो फटाफट बताने का काम करिए, किसको घोषित करने का काम किया गया? भारत का बायो पार्क जो है पहला, किसको बनाने का काम किया गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है, अरावली के बारे में जिक्र करते हैं। अरावली को क्या कहा जाता है? एनसीआर और दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली का ग्रीन लंग्स किसको कहा जाता है? एनसीआर और दिल्ली का ग्रीन लंग्स जो है, वो किसको कहा जाता है? तो अरावली को क्या कहा जाता है? एनसीआर का ग्रीन लंग्स कहा जाता है, एनसीआर को। बिल्कुल, अरावली जो है, अरावली को ही क्या किया गया है? अन्य प्रभावी संरक्षण क्षेत्र, अगर मैं हिंदी में इसका नाम बोलूं तो अन्य प्रभावी संरक्षण क्षेत्र उपाय, लिख लीजिएगा, अन्य प्रभावी संरक्षण क्षेत्र उपाय, इसका पूरा नाम है अन्य प्रभावी संरक्षण क्षेत्र उपाय, ओईसीएम, ठीक है, OECM हो जाएगा। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव मेजर, ये इसका पूरा नाम है। और किसको शामिल किया गया? अरावली को, अरावली जो है, अरावली को शामिल करने का इसके अंदर काम दिया गया। खासतौर पर एक गांव है कासन गांव, इसी कासन गांव के आसपास के इलाके को क्या बनाया जाएगा? ये पार्क बनाया जाएगा। घोषणा कब की गई थी? 2 फरवरी को। आप सभी को पता है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर कन्वेंशन के अंदर जो है आदर भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी 2 फरवरी के दिन क्या की गई थी? ये घोषणा करने का काम किया गया था 2 फरवरी के दिन, ठीक है, ईरान के रामसर के अंदर। और यह सम्मेलन जो था हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो यह सम्मेलन हरियाणा के गुड़गांव, अरे छोड़ दे पेंडा, हरियाणा के गुड़गांव जिला जो है, हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो है ये जो सम्मेलन जो था कहां पर हुआ था? हरियाणा के गुड़गांव के अंदर हुआ था। बूंदी है फिर लड़की तो सुता काम कर देगी, दिखा था हमने। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से यह बताना कि सही सुमेलित नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, कैथल के अंदर क्या है? नवग्रह कुंड है। इसके अलावा रोहतक के अंदर तिलियार झील है, करनाल के अंदर हथिनी कुंड बैराज है। तो इनमें से कौन सी बात फटाफट बताइए कि कौन सा जो है वो सही शामिल नहीं है? बिल्कुल, कसुती मोटी है बिरानी कड़ा गई, मतलब जोड़ा लिया जानती है कोनी मेरे को जानती को जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, यो जोड़ा लिया मैं इसमें दाबूंगा, इसमें बोचूंगा जाएगी तो बता शाबाश। तो बिल्कुल कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? ब्रह्म सरोवर का पड़ा है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ा है। तो ब्रह्म सरोवर की 2-4 बात कल भी जिक्र करी थी। किसने खुदवाया था? राजा कुरु जो है, राजा कुरु के द्वारा जो है ब्रह्म सरोवर को खुदवाने का काम किया गया था। इसी ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर राजा पुरु और उर्वशी जो है, राजा पुरु और उर्वशी का संवाद जो था वो कहां पर हुआ था? तो पुरु और उर्वशी का संवाद इसी ब्रह्म सरोवर के तट के ऊपर हुआ था। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर का जिक्र कर रहा है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी किताब जो है, पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब के अंदर है। इसके अलावा वामन पुराण
कुरान के अंदर इसका जिक्र है। इसके अलावा अबुल फजल जो था, अबुल फजल ने इसको क्या कहा था, लघु महासागर की उपाधि से नवाजने का काम किसने किया था, अबुल फजल के द्वारा किया गया था। 1850 के अंदर यहाँ के डीएम थे जिसका नाम क्या था, लर्किन। लर्किन ने क्या किया था, इसको पक्का करवाने का काम किसने किया था, लर्किन ने। एक प्रश्न आओ कि इसका वर्तमान स्वरूप जो है किसके कारण देखते हैं, तो आपने याद रखना कि इसका जो वर्तमान स्वरूप जो है वो किसके कारण देखते हैं, वो व्यक्ति कौन था, गुलजारी लाल नंदा थे, जिसके कारण जो है आज ये अस्तित्व के अंदर आ, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा कैथल लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। ठीक है, कैथल लोकसभा सीट से गुलजारी लाल नंदा सांसद हुआ करते थे। तब कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट नहीं हुआ करते थे। बंसीलाल के राजनीतिक गुरु माने जाते हो। कैथल के अंदर नवग्रह कुंड है, किसने बनवाने का काम किया था, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा इन नवग्रह कुंडों को बनाने का काम किया था। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने क्या याद रखने की, 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने इन नवग्रह कुंडों को किसके लिए खुलवाने का काम किया था, जनता के लिए खुलवाने का काम किया था कैथल के अंदर। और इन नवग्रह कुंडों के कारण जो है कैथल को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण जो है भिवानी जिले को छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। तेलियार झील रोहतक के अंदर, करनाल के अंदर हथिनी कुंड नहीं, हथिनी कुंड कड़ा पड़ा है। यमुनानगर जो है, यमुनानगर के अंदर क्या हथिनी कुंड बैराज है। 1999 के अंदर जो है क्या हुआ था, हथिनी कुंड बैराज की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 के अंदर जो है हथिनी कुंड बैराज की स्थापना की गई थी। किसके ऊपर करने का काम किया गया था, तो आप सभी को पता है यमुना नदी जो है, यमुना नदी के ऊपर जो है हथिनी कुंड बैराज की स्थापना करने का काम किया गया था। ये किससे बना है, तो आपने याद रखना ये कंक्रीट से बना हुआ। ठीक है, किससे बना हुआ, हथिनी कुंड बैराज कंक्रीट से बना हुआ है। ओहो, हरियाणा में नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किसका है, पानी दे रहे थोड़ा, तो गिलास यूं नहीं उठा है तो और देख लिए। नाथ संप्रदाय पूछ रहे क्या है, तो नाथ संप्रदाय से हरियाणा के अंदर एक तो पेहवा जो जिला, जो पेहवा जो है कुरुक्षेत्र का पेहवा, और दूसरा जो है रोहतक जिला। रोहतक जिले के अंदर खासतौर पर एक मठ है, जिस मठ को क्या कहा जाता है, स्थल बोहर मठ। ये दोनों जगह है हरियाणा के अंदर जो है नाथ संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख मानी जाती है। कौन सी, रोहतक का स्थल बोहर और दूसरा कौन सा है, कुरुक्षेत्र का पेहवा। दोनों के दोनों जो है नाथ संप्रदाय के लिए अग्रणी स्थान दोनों के दोनों माने जाते हैं। स्थल बोहर मठ जो है, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के अंदर संत चौरंगीनाथ के द्वारा की गई थी 8वीं शताब्दी के अंदर। और इसी के अंदर बाबा मस्तनाथ आए थे, जिसकी भरत मिलाप जो है बाबा चौरंगी, उसकी बाबा मस्तनाथ की जो क्या है वाणियां भरत मिलाप के अंदर जो है शामिल है। तो फटाफट मुझे बताने का काम करिए कि जो नाथ संप्रदाय जो सर्वाधिक प्रभाव किसका है नाथ संप्रदाय पर, बिश्नोई का, कबीर पंथ का, शैव्य दर्शन का है या फिर बौद्ध दर्शन का। तो याद रखना नाथ संप्रदाय पर सर्वाधिक प्रभाव किसका, शैव्य दर्शन का है। भगवान शिव जी को नाथ संप्रदाय के लोग क्या मानते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं। ठीक है, बिश्नोई यानी 20 और 9 जो नियमों को मानते हैं, यानी बिश्नोई 20 और 9 नियमों को मानने वाले लोग बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं। तो नाथ संप्रदाय पेवा और स्थलबोर दो जगह के ऊपर इसका अधिक प्रभाव माना जाता है। और ये लोग किससे जुड़े हुए, तो आपने याद रखना शैव्य दर्शन से जुड़े हुए लोग। ठीक है, किससे जुड़े हुए, शैव्य दर्शन से जुड़े हुए लोग हैं। हरियाणा में निम्न मुख्यमंत्रियों को काल के अनुसार जो है आपने बताना है कि पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, काल के अनुसार जो है हरियाणा के अंदर। तो फटाफट मुझे बताने का काम करिए कि ये जो मुख्यमंत्री इनको व्यवस्थित ढंग से आपने लगाना। पहला नाम चौधरी बंसीलाल का है, दूसरा नाम बनारसी दास गुप्ता का है, तीसरा नाम चौधरी देवीलाल का है, चौथा नाम किसका है, भजन लाल का है, जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात करता हूं तो सबसे पहला नाम किसका आता, पंडित भगवत दयाल शर्मा का नाम आता। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा 1966 से लेकर के 1967 तक जो है भगवत दयाल शर्मा हरियाणा प्रदेश के क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 1966 से लेकर के 1967 तक भगवत दयाल शर्मा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मार्च के महीने में उनकी सरकार गिरा दी जाती है और दूसरी बार फिर दूसरे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, आप सभी को पता, दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। एक प्रश्न बताओ कि हरियाणा प्रदेश का वो मुख्यमंत्री कौन सा है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया था, यानी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भाग लेने वाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना था। ठीक है, और ये जो है मार्च 1967 से लेकर के नवंबर 1967 तक जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, 1967 के नवंबर के महीने तक। ठीक है, दो चीजें याद रखनी, राव वीरेंद्र सिंह इससे पहले विधानसभा हरियाणा के स्पीकर रह चुके हैं और स्पीकर के बाद में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले शख्स हैं। ठीक है, इसके बाद में नवंबर 1967 के अंदर हरियाणा के अंदर क्या लगता है, पहली बार क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन हरियाणा प्रदेश के अंदर लगा था, जो 1968 के मई के महीने तक रहा था। और उसके बाद 1968 के मई के महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश सबसे
से युवा मुख्यमंत्री देता है, जिस युवा मुख्यमंत्री का नाम क्या है, चौधरी बंसीलाल है। भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर जिनका जन्म हुआ था 1968 से लेकर के 1975 तक हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री और सबसे लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, एचएसएससी के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी लगभग 4633 दिन जो है वो टोटल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, चौधरी बंसीलाल। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका, तो बंसीलाल का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, ठीक है। इसके अलावा कार्यकाल पूरा करने वाले हरियाणा के पहले सीएम कौन से हैं, यानी लगभग 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। भगवत दयाल भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, राव वीरेंद्र भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, तो कार्यकाल पूरा करने वाले हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपने याद रखना पहले मुख्यमंत्री बंसीलाल बने थे। 1975 के दौरान इमरजेंसी आपातकाल लग जाता है, उनको इस्तीफा दिलाया जाता है, तुरंत चंडीगढ़ बुलाया जाता है और उनको दिल्ली बुलाया जाता है। तब उनको 1975 में भारत के क्या बना दिया जाता है, रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। और उसके बाद फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, चौथे नंबर के कौन बनते हैं, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता वो है जिन्होंने पंचायती राज क्यों और कैसे नाम की किताब लिखी थी। इसके अलावा भूदान आंदोलन के अंदर हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री सक्रिय था, तो भूदान आंदोलन के अंदर जो है बनारसी दास गुप्ता सक्रिय थे। पंचायती राज क्यों और कैसे नामक किताब भी किसके द्वारा लिखी गई थी, बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। 1977 में हरियाणा के अंदर दूसरी बार बीडी गुप्ता के समय क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है और उसके बाद चुनाव होते, चुनाव के बाद में हरियाणा प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, चौधरी देवीलाल जो है वो हरियाणा प्रदेश के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और चौधरी देवीलाल 77 से लेकर के 79 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। और तब 79 के अंदर भजनलाल ने क्या कर जाते हैं, भजनलाल इनकी सरकार गिरा देते हैं और तब भजनलाल जो है लंबे समय तक 79 से लेकर के 1986 तक भजनलाल हरियाणा प्रदेश के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। तो सबसे पहले इनमें बंसीलाल बना, फिर बीडी गुप्ता, फिर चौधरी देवीलाल, फिर भजनलाल, बिल्कुल इसी तरह क्रम के अनुसार है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 5-6 बात की याद रखनी है। सबसे पहला राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा विशाल पार्टी पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है हरियाणा का। इसके अलावा जो है पहले क्या रह चुका है, ये स्पीकर रह चुका है। बंसीलाल कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। राव वीरेंद्र सिंह जो है दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भाग लिया था। बनारसी दास गुप्ता ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। पंचायती राज क्यों और कैसे किताब लिखी थी। चौधरी देवीलाल 77 से 79 2 बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम क्या, CMGGA, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है CMGGA। ये CMGGA कार्यक्रम जो है इसका पूरा नाम बताना है। साल 2016 के अंदर हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी और हरियाणा सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, CMGGA। और ये CMGGA जो है पूरा नाम चीफ मिनिस्टर गुड गाइडेंस एसोसिएट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर ग्राउंड गाइडेंस एसोसिएट प्रोग्राम, या फिर चीफ मिनिस्टर गाइडेंस गवर्नर फिलिट्स प्रोग्राम, या फिर चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम। तो फटाफट बताने का काम करिएगा। ये इस तरह के कोई प्रश्न नहीं आते। विवादित राज्यपाल की आप बात करें, जीडी तपासे को हरियाणा का विवादित राज्यपाल कहा जाता है वीरेंद्र सिंह, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने जो था, जब 79 के अंदर जो थी इनकी सरकार जब गिराई गई थी, तब चौधरी देवीलाल ने कहते हैं कि हरियाणा भवन के अंदर थप्पड़ मारने का काम कर दिया था जीडी तपासे को। इसलिए राजनीतिक प्रश्न है ये, कोई पेपर में आने वाला प्रश्न नहीं कि हरियाणा का विवादित गवर्नर किसको कहा जाता है। जीडी तपासे हुआ करते थे वो, ठीक है। इतनी परीक्षा ना लिया कर, लगता मैं कुछ गूगल हूं मेरे, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम जो है किसको कहा जाता है, CMGGA का पूरा नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। 2016 के अंदर शुरू हुआ था। इसके अंदर कोई भी युवा भाग ले सकता है। लगभग 22 जिलों में, प्रत्येक जिलों के अंदर एक मुख्यमंत्री, सुशासन सहयोगी इसका पूरा नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बस। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ओरिबिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस किस के बीच में चलेगी। जैसे एक प्रोजेक्ट है KMP, आपने नाम सुना होगा, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है। ये रोड है कुंडली मानेसर पलवल, इसको पूरा करने का काम करता है। लेकिन उरे के है इसी तरह के एक रेल कॉरिडोर बनाने का काम किया गया। उस रेल कॉरिडोर को नाम क्या दिया गया है, तो आपने याद रखना है ओरिबिटल रेल कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर जो है किन किन जिलों के बीच में है, आपने ये बात बतानी है, ठीक है। तो बताइए, शाहबाज कैथल से फरीदाबाद, पलवल सोनीपत के बीच में, यमुनानगर और फरीदाबाद, इसके अलावा कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम के बीच में रेल कॉरिडोर। तो फटाफट बताने का काम करिए, ये जो कॉरिडोर है कहां से कहां तक चलेगा, ठीक है। तो ये कॉरिडोर जो है सोहना इसके अंदर आएगा, मानेसर इसके अंदर आएगा, खरखोदा आएगा, ठीक है। सोहना, मानेसर, खरखोदा, इसके अलावा आपका पलवल, इसके अलावा आपका नूह जिला, ठीक है।
देखो कौन से जिले हैं उसके अंदर। ये जो है कट तक चला गया, पलवल से सोनीपत के बीच में। ये प्रश्न एचएससी ने 2 साल पहले पूछा था, लेकिन आज में इसने क्यों लिया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो है जो जमीन अधिग्रहण करनी थी वो जमीन अधिग्रहण इसकी अभी हुई, तो इसका नया प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, अभी जमीन अधिग्रहण हुई, पलवल से सोनीपत के बीच में जो चला गया। 5 जिले हरियाणा प्रदेश के ऐसे हैं जिनके अंदर जो है 5 जिलों से होकर के ये क्या होगा, गुजरेगा। तो 5 जिले आपने कौन से होंगे, जिले बताने हैं। नूह है जिला, पलवल है जिला, इसके अलावा झज्जर जिला जो है, झज्जर जिला, 3 तो ये हो गए, और पलवल और सोनीपत। ठीक है, ये जिले हो गए। ठीक है, पलवल, नूह, झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत। ठीक है, गुरुग्राम, और 5वां जिला कौन सा हो गया, सोनीपत हो गया। ये 5 जिले हैं जिन 5 जिलों से गुजरेगा। कौन से हो गया, पलवल, मेवात, झज्जर, सोनीपत और गुड़गांव। मुख्य रूप से जैसे कुंडली, मानेसर, पलवल है। नूह जो है 2 जिले अपन याद रखने हैं, पलवल और सोनीपत। इसके अलावा 5 जिले कौन से हो गए, पलवल, नूह, झज्जर, सोनीपत और गुड़गांव। इन 5 जिलों से होकर के क्या ये गुजरेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो सीजीएल का 1000 घंटे जो है पढ़ाने का काम किया जाएगा। 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे लीसो ऐप के ऊपर सीजीएल का स्पेशल बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। कृष्णोटी या कृष्णावती धारा जो है राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है। यानी सीधे तौर पर एक नदी का नाम दिया गया है, जिस नदी का नाम क्या है, कृष्णावती नदी। और आपसे पूछने का काम यह कर रहा है कि जो कृष्णावती नदी जो है ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से, अलवर की पहाड़ियों से, जयपुर की पहाड़ियों से, या फिर जैसलमेर की पहाड़ियों से। कृष्णावती नदी के बारे में आपने बताने का काम करना है कि कौन सी पहाड़ियों से नदी निकलती है। तो याद रखना है, जयपुर के पास में एक जिला है राजस्थान का जिसका नाम है राजसमंद। ठीक है, जो राजसमंद जो है यहां से क्या होता है, राजसमंद जिले की पहाड़ियों से निकलता है। एक इसके पास में खान है, तांबे की खान, और उसका नाम क्या है, दरोबा। ठीक है, एक प्रश्न आया था पीछे कि ये जो कृष्णावती नदी जो है कौन सी तांबे की खान से निकलती है, पास से निकलती है। तो याद रखना, दरोबा जो तांबे की खान जो है, वैसे खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का, यानी दरोबा। याद रखना आपने, दरोबा तांबे की खान जो है यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो दरोबा तांबे की खान से नदी कौन सी निकलती है, यही नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद में नदी आगे चलती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो आपने याद रखना है साहिबी की सहायक नदी है। किसकी है, साहिबी की। साहिबी और कृष्णावती नदी। ठीक है, साहिबी और कृष्णावती नदी जो है ये दोनों नदियां, इनका संगम पूछ रहे, क्या मिलन इन दोनों नदियों का कड़ा हुआ है। तो आपने याद रखना इन दोनों का संगम जो है कौन सी झील के अंदर होता है, गुरुग्राम की बसई झील जो है, बसई झील के अंदर साहिबी और कृष्णावती इन दोनों का मिलन होता है। बसई क्या है, एक वेटलैंड है, आपने बताना। ठीक है, वेटलैंड है। तो याद रखना कौन सी पहाड़ियों से कृष्णावती नदी का उद्गम होता है, तो जयपुर की पहाड़ियां जो है, जयपुर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, तो कृष्णावती नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, तो आपने याद रखना जयपुर की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले की है। संगम जो है आपने याद रखना है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है पुरुषोत्ती नदी। ठीक है, पुरुषोत्ती नदी, वो पुरुषोत्ती नदी जो है कौन सी झील में आकर मिलती है, पुरुषोत्ती, वो बसई झील के अंदर जाकर मिलती है। साहिबी की सहायक नदी है, यानी पुरुषोत्ती। और दूसरा कौन सा है, पुरुषोत्ती और कृष्णावती का संगम जो है वो बसई झील के अंदर है। कृष्णावती किसकी सहायक नदी है, साहिबी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या फिर कुरुक्षेत्र। तो फटाफट बताइए कि हरियाणा का कौन सा जिला जो है रेतीला जिला नहीं है, ये बात पूछ रखी है। तो मुझे फटाफट बताने का काम करेगा कि रेतीला जिला हरियाणा प्रदेश का कौन सा नहीं है। ये मैप लगा दिया, मैप के अंदर आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का रेतीला जिला कौन सा नहीं है। देखिए शाबाश। तो बताइए, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, सिरसा है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र। देखो, रेत कड़ा सब तक सब न बेरा है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल जो उसी थार मरुस्थल का है, राजस्थान की सीमा कड़तल आगे देखो, उर्त शुरू हो जाओ, सिरसा आ जाओ। सिरसा हो गया, इसार का हिस्सा हो गया, फतेहाबाद का हिस्सा हो गया, बियाणी हो गया, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाड़ी तक यो जो इलाका जो सारा का सारा, इस इलाके के अंदर जो है कौन सा, आपने याद रखना है, इस इलाके के अंदर क्या है, ये सारा का सारा जो है रेतीली मिट्टी उर पाई जाओ, रेतीला भाग है ये सारा का सारा हरियाणा प्रदेश का। ठीक है, सिरसा तलाक जो फतेहाबाद हो गया, इसार का कुछ भाग है, थार मरुस्थल, भिवानी, चरखी दादरी का थोड़ा सा हिस्सा है, महेंद्रगढ़ हो गया, थोड़ा बहुत रेवाड़ी का हो गया। ठीक है, उर तक का जो इलाका है ये कौन सा इलाका है, आपने याद रखना है। तो ये इलाका, अच्छा नु पूछ ले कि कौन सी दिशा के अंदर है, तो दिशा बताने का काम करेगा ये। तो इनमें से कौन सा कौन आंदा, महेंद्रगढ़ भी आओ है, भिवानी भी आओ, सिरसा भी आओ, तो एक बच गया कौन सा जो है, कुरुक्षेत्र जिला जो इसका भाग क्या नहीं है, तो कुरुक्षेत्र का भाग जो है वो रेतीला भाग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा में अरावली पर्वतों का सबसे ऊंचा प्रदेश कौन सा है, यानी जो अरावली पर्वत श्रेणी जो जिसको संसार का सबसे
प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली को माना जाता है। इसका सबसे ऊंचा भाग आपने बताना है, ठीक है। सबसे पहले शिवालिक का ऊंचा भाग हरियाणा के अंदर कौन सा है? शिवालिक का, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंचा भाग मोरनी की पहाड़ियों के अंदर, इसका नाम क्या है? करो है। ऊंचाई कितनी है? 15-14 मीटर। ये करो जो है शिवालिक की श्रेणी के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है ये, ठीक है। दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही है। ढोसी, करोह, टिपरा, टिपरा इसके बाद मेवात पर्वत। फटाफट बताइए कि टिपरा की पहाड़ियां जो है, कौन सी नदी जो है वो टिपरा की पहाड़ी, मोरनी और टिपरा को अलग करने का काम करती है? वो कौन सी नदी है जो कौन सी पहाड़ियों को, मोरनी व टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम करती है? मोरनी और टिपरा इन दोनों पहाड़ियों को बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरने का काम करती है? उस नदी का नाम बताइए। गलत। ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पूछ रखा है, न कि शिवालिक का। गलत उत्तर है, अरावली का पूछ रखा भाई, शिवालिक का नहीं है। ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं हरियाणा में? ऊपर, ऊपर शिवालिक पर्वत श्रेणी है। नीचे कौन सी है? ऊपर तो शिवालिक है, नीचे कौन सी है? नीचे अरावली है। जैसे तोसाम जो पहाड़ी जो है तोसाम की, वो कौन सी है? वो किसका भाग है? अरावली का भाग है तोसाम वाला। देखो यो जो मामला हो गया भारत का, हरियाणा का, ये जो ऊपर वाला जो हो गया, या कौन सी रेंज हो गया? शिवालिक रेंज होगी। नीचे कौन सी रेंज हो रखो, या कौन सी रेंज है? या अरावली होगी। या नीचे कौन सी है? अरावली है। और ऊपर कौन सी है? ऊपर कौन सी है? शिवालिक है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी हो रहा है करो 15-14। इसके अलावा जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है, नारनौल के पास में ढोसी की पहाड़ियों में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है? कुलताजपुर गांव है, ठीक है। और कुलताजपुर गांव की ऊंची चोटी जो है 652 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। कितनी है? 652 मीटर ऊंचाई जो है वो किसकी है? कुलताजपुर की है। और अरावली के अंदर जो है नारनौल के पास में ढोसी की पहाड़ियों के अंदर है। ढोसी की पहाड़ियों में चमन ऋषि हुआ करते थे, चीज आपने याद रखनी, ठीक है। तो ऊंची आपने याद रखना, ऊंचा कौन सा हो गया? तो कौन सा हो गया याद रखना? ढोसी की पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंचा हो गया। ढोसी की, अरावली में ढोसी हो गया, शिवालिक में वो हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, घग्गर नदी मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम कौन सी नदी करती है? घग्गर नदी जो है वो मोरनी और टिपरा की पहाड़ियों को अलग करने का काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है इसमें सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 कौन से जिले से हुई थी? एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। देखो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी ने बेरा 1914 से लेकर के 1900 कब तक हुआ था? 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से 1918 तक। अब देखो महात्मा गांधी नया नया राजनीति के अंदर आया था। 1893 के अंदर शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के अंदर दक्षिण अफ्रीका भी गया। उड़ता जो है कद भारत में आता तो सबने बेरा कद आया था 9 जनवरी 1915 को यह बंदा भारत आ गया था। इसलिए प्रत्येक 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का काम किया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस। अब अंग्रेजा ने गांधी बोला था बकाय दिया, नहीं बोला तो फटाफट भर्ती कर दे, लोग ना गदागद गदागद भर्ती करते। अरे पानी पियाओगे? फटाफट जो है बोले भर्ती कर दे। और भर्ती करने का चक्कर में जो है केड़ वैद होगी थी, अंग्रेजा ने जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट बता दिया था महात्मा गांधी को। टेम टेम की बात हो है। इंग्लैंड के जितने ऑफिस हुआ करते, जिस टाइम पर गुलाम भारत था उस टाइम पर एक बात लिखी हुआ करती कि ब्रिटिश एंड डॉग आर नॉट अलाउड। आज एक फोटो वायरल हो रहा है, ऋषि सुनक कुत्ता ले ब्रिटेन के एक ऑफिस के अंदर बैठे। शायद जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं शायद सबने तोड़ने का काम कराएगा बंदा, ठीक है। देखो भाई, तो प्रवासी बकालिया गांधी, इसके बाद गांधी को क्या कहा था? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था, लालच दे दिया, बोला ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, भर्ती होने का चक्कर में क्या हो जाओगा कि तामने जो है आजाद करने का काम कर देंगे। परंतु एक व्यक्ति था जिसने विरोध किया था प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों का। उस व्यक्ति का नाम आपने याद रखना, पंडित नेकीराम शर्मा जो थे। इनका कहना था कि अंग्रेज धोखा करेंगे, और हरियाणा का इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? इस भर्ती का विरोध करने का काम किया था, ठीक है। तो सबसे अधिक भर्ती जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंबाला, रोहतक, करनाल या फिर हिसार। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सर्वाधिक जो थे कहां से हुए थे? 22,144 रोहतक से हुए थे। दूसरा नंबर किसका था? गुड़गांव का था, 17,180। गुड़गांव जो है, गुड़गांव का दूसरा नंबर था। यहां से 17,180 जो थे फौजी जो थे किसके अंदर भर्ती हुए थे? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हुए थे। तीसरा नंबर किसका था? तीसरा नंबर हमारे हिसार जिले का है। और हिसार जिले से जो है लगभग
15,641 लोग जो थे, 15,641 लोग जो थे किसमें हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कितने थे, 15,641 हरियाणा के हिसार जिले से जो है भर्ती हुए थे। अच्छा, दान की बात करूं ना, अंग्रेजा ने इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए एक फंड बनाया था, अगर आपने फंड का नाम पता हो तो, इंपीरियल फंड की स्थापना करने का काम किया था, इंपीरियल फंड, ठीक है, इंपीरियल फंड। और इस इंपीरियल फंड के अंदर हरियाणा के लोगों ने बहुत सारा दान जो था वो बढ़ चढ़ कर देने का काम किया था। देखो, गांधी ऊंतो नु कहा करो, गांधी के था भाई अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलना, अपन अंग्रेजों को मारना को नहीं, प्यार था समझाना है। और वो गांधी के रहा 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, यानी जब अंग्रेज अपने खिलाफ लड़ा है तो आप अंग्रेजा ना मारा, वो गलत बात है। और अंग्रेजा का साथ देकर दूसरे देश के सैनिका ना मारो, कोई आंट को नहीं मिला, हुआ अहिंसा को नहीं। देखो दो पलड़ा दोहरा चरित्र कैसे है, समझ गया नहीं, आपे अंग्रेजा ने मारा बोलिया ना अहिंसा मनो सूत्री को लाग दी। और ओए गांधी फिर के को प्रथम विश्व युद्ध में नुका बरो गदागद भर्ती करो, अंग्रेजा गला मिलकर दूसरा न मारो। ओड़क को सनू था वो गुलाब का फूल मिलेगा जैंदे, इश्क मोहब्बत प्यार होगी, युद्ध में तो मेरे लाठे डांडे बाजेंगे उड़ तो, ठीक है। तो जिला रोहतक जो है, रोहतक जिले से सबसे अधिक सैनिकों की भर्ती हुई थी, 22,144। नंबर 2 कौन सा है, गुड़गांव जिला 17,180। इसके अलावा 15,641 जो है हरियाणा के हिसार जिले से नेकीराम शर्मा ने क्या किया था, इसका क्या किया था, विरोध करने का काम किया था। सबसे अधिक दान कोई आपसे पूछने का काम करता तो सिरसा जिले के एक लालाजी थे, जिसका नाम सुखलाल था। सिरसा जिले के लालाजी सुखलाल ने अंग्रेजों को 10 लाख रुपए दान देने का काम किया था। 10 लाख कितनी बड़ी बात है, ठीक है, 10 लाख रुपए देने का काम किया था। तो रोहतक जिले ने सबसे अधिक भर्ती। नंबर 2 गुड़गांव 17,180। नंबर 3 हिसार जिला 15,741। गांधी भारत आया था 9 जनवरी 1915 को, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग 1915 से लेकर के 1947 तक जो है, इस युग को क्या कहा जाता है, भारतीय राजनीति का गांधीवादी युग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से फंड की स्थापना करने का काम किया गया था, इंपीरियल फंड की स्थापना करने का काम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है, पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। रोहतक से निकलने वाली उनकी पत्रिका जिसका नाम हरियाणा तिलक है, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह पत्रिका मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी या फिर दैनिक थी। घुमा दिया सौदा भाई, यो एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि हरियाणा तिलक पत्रिका आपने बतानी है। 1923 के अंदर जो है श्रीराम शर्मा के द्वारा हरियाणा तिलक पत्रिका निकालने का काम किया गया था, ठीक है। भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर जो है इनका जन्म होता है। अब आपने बताना ये पत्रिका जो 1923 के अंदर निकाली थी। इसके अलावा जो है इनकी 2 और किताब फेमस है, हरियाणा का इतिहास और दूसरी किताब कौन सी है, एक तो हरियाणा का इतिहास, दूसरी किताब कौन सी है, नवरत्न, ठीक है। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न जो है, ये दोनों किताब जो है इनकी क्या फेमस है, तो कौन सी भाषा के अंदर था और कौन सा था। एक चीज देख लियो भाई, जितने भी बड़े समाचार पत्र पाऊंगे उस टाइम के, वो सारे के सारे साप्ताहिक पाऊंगे। 99% जो है बड़े समाचार पत्र उस टाइम के साप्ताहिक मिलेंगे। तो याद रखना, हरियाणा तिलक जो है 1923 के अंदर निकाला था। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ये दोनों किताब भी श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा 1923 के अंदर जो था ये अखबार निकालने का काम किया गया था, ठीक है। साप्ताहिक ये अखबार था, साप्ताहिक पत्रिका आप कह सकते हैं, पत्रिका थी, ठीक है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय करने का काम किया था। गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह जो था उसके लिए पूछ रखा है कि कितनी जो दूरी जो थी वो दूरी तय करने का महात्मा गांधी के द्वारा काम किया गया था। देखो, जो नमक सत्याग्रह की मैं बात करूं तो सबने बेरा है, तारीख थी 12 मार्च। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी चले थे, कहां से, साबरमती आश्रम से। करता चला था साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से निकल पड़ा और दांडी कद पहुंचा है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी केक रहा है, नमक बनाने का काम करा है, ठीक है। अब इसका गला देखो कैसे होता था। 78 अनुयायी थे इसका गला, कितने थे, अनुयायी कितने अनुयायी थे, 78 चेले इसका गला गए थे। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, सरोजनी नायडू, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत कोकिला की उपाधि देने का काम किया था। किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला उत्तर प्रदेश की है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं का जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो मामला क्या है, 78 अनुयायी, अधिकतर किताबें के माना 78 अनुयायी, लेकिन अभी एक आरटीआई लगा करके जो साबरमती आश्रम से भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के जरिए एक आरटीआई लगाई गई थी और उस आरटीआई के जवाब में भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने साबरमती आश्रम के हवाले से एक बात कही है कि महात्मा गांधी के समेत टोटल 81 अनुयायी थे, ठीक है। दोनों चीज आपको बता दी मैंने।
अधिकतर किताबें सारे के सारे लोग 78 मानना है, लेकिन अभी आरटीआई के साथ में खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है कि गांधी समेत 81 थे, यानी उसके सहयोगी पूछ ले तो 80 और गांधी समेत 81, लेकिन अधिकतर किताबें 78 हैं। पुराने जो एसएससी में जब प्रश्न आया तो उन्हें 78 ऑप्शन को सही मानना है उसको, ठीक है। अच्छा, हरियाणा प्रदेश से कौन साथ में गया था, तो याद रखना हरियाणा के अंबाला से एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, लाला सूरजभान जो है, लाला सूरजभान हरियाणा के अंबाला से संबंध रखते हैं। और अंबाला से जो है लाला सूरजभान जो थे महात्मा गांधी के जो 78 अनुयायी जो थे, 78 अनुयायियों के अंदर जो है महात्मा गांधी, इनके अंदर गांधी के साथ में कौन गए थे, अंबाला से लाला सूरजभान गए थे। अगर मैं बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की या फिर नमक सत्याग्रह की, ये हरियाणा प्रदेश में कब और कहां से शुरू हुआ था, तो याद रखना 10 अप्रैल 1930 को हरियाणा के अंदर ये करते शुरू हुआ था। तो याद रखना हरियाणा के रोहतक जिले से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता, ठीक है। 10 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हरियाणा में रोहतक जिले से होता है। तो गांधी की टोटल दूरी आपने याद रखना 241 मील थी। कितनी थी, 241। बिल्कुल भाई, जीके अभिशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बताना चाहूंगा ये जो एतवार आओगा इबकड़ा एतवार ने इसे जीके परवीन उड़ान चैनल के ऊपर शाम में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक पूरी की पूरी कंप्लीट हिंदी एमसीक्यू के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है। तो एतवार ने 4 बजे हिंदी की मैराथन क्लास होगी, 4 से लेकर 7 बजे तक एतवार ने, ये जो एतवार होगा इस एतवार ने 4 से 7 तक हिंदी की मैराथन क्लास होगी। अभिमन्यु शास्त्री सर पढ़ाओगे 4 से 7, 3-3.5 घंटे, 8 बजे तक भी पढ़ा देंगे। टोटली कंप्लीट हिंदी आपकी करवा देंगे एमसीक्यूज में। हरियाणा प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं, जीके अभिशास्त्री के नाम से इनका चैनल है, ठीक है। तो 241 मील जो है वो महात्मा गांधी चले थे, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। 81 अनुयायी भी उत्तर सही हो सकता है, 78 भी सही हो सकता है। हरियाणा तो याद रख लाला सूरजभान गल्ला गए थे। इसके अलावा 10 अप्रैल 1930 को हरियाणा के रोहतक जिले से जो है आंदोलन शुरू हुआ था और लाला सूरजभान भी इसके अंदर शामिल थे। भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब करने का काम किया गया था, फटाफट मैं पढ़ाऊंगा। मैं उसे टाइम पढ़ाऊंगा 8 बजे। 8 बजे से पहले इनकी क्लास एतवार ना खत्म हो जाओगी, 4 बजे शुरू होकर, ठीक है। आगे मेरी क्लास अपने आप में वो मेरा टाइम रहेगा 8 बजे मैं मेरी क्लास लेऊंगा, ठीक है। बताओ वैसे बस पहला महालेखाकार कार्यालय की स्थापना भारत में कब हुई थी, 1858 के अंदर या फिर 1890 के अंदर, 1845 के अंदर या फिर 1867 के अंदर। तो फटाफट बताने का काम करिए। महालेखाकार कार्यालय जिसको आप आज कैग बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, ठीक है, उसका बता रखा कि इसका जो है कब हुआ था। तो फटाफट बताइएगा। एक व्यक्ति था एडमंड ड्रम्स, ठीक है, एडमंड्स ड्रम्स, वो भारत का पहला महालेखाकार था। और इस कार्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1858 के अंदर जो है इसकी स्थापना करने का काम किया गया था। एडमंड्स ड्रम जो था ये भारत का पहला महालेखाकार था। मैटूर बांध कौन सी नदी पर निर्मित है और कौन से राज्य के अंदर है, मैटूर बांध पूछ रखा है। तो फटाफट बताइएगा शाबाश। मैटूर बांध जो है, मैटूर बांध कौन सी नदी के ऊपर है और कौन से राज्य के अंदर है, ये आपने बताना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पर है, तुंगभद्रा कर्नाटका के अंदर, कावेरी नदी तमिलनाडु या फिर काली नदी कर्नाटक, इनमें से कौन सी नदी के ऊपर जो है मैटूर बांध है। अच्छा, भारत की कौन सी नदी को कुंवारी नदी कहा जाए, कुंवारी मतलब बिना ब्याही, भारत की कौन सी नदी को कुंवारी नदी कहा जाता है, बताइए शाबाश। कुंवारी नदी, कुंवारी नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंदर। नर्मदा नदी के ऊपर बांध कौन से आईजी बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। कौन सा बांध है, इंदिरा गांधी बांध, ठीक है। इसके अलावा एक और बांध है जिस बांध का नाम क्या है, बरगी बांध, बरगी बांध भी कौन सी नदी के ऊपर है, यह भी नर्मदा नदी के ऊपर है। इसके अलावा कर्नाटका राज्य के अंदर एक बांध है, बांध का नाम क्या है, तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा कर्नाटका राज्य के अंदर बांध है, तुंगभद्रा बांध, ठीक है। कावेरी नदी आपने याद रखना, मैटूर बांध जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना कावेरी नदी जो है इसके किनारे कौन सा बांध है, तो तुंगभद्रा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, या बिरड पेंडन छोड़ दी बात तो, ठीक है। अच्छा, कावेरी नदी को तमिल साहित्य में क्या नाम दिया गया है, तमिल साहित्य में कावेरी नदी को क्या नाम दिया गया, तो याद रखना है पोनी कहा गया। तमिल साहित्य में कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पोनी नाम से तमिल साहित्य के अंदर जाना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द दीज कंट्री गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, होगी नहीं एंड इंग्लिश, यानी इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली है। नुको ये जो देश जो है इनमें से यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के अंदर वेल्स आता है, जिसके अंदर आयरलैंड आता है, जिसके अंदर इनसे जो है किस से आजादी मिली है, उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला या फिर दक्षिणी कोरिया। यानी सीधा कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा देश है जिसको
अंग्रेजों से आजादी मिली है। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा, उज्बेकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर वेनेजुएला, या फिर दक्षिणी कोरिया। वो तारीख कौन सी थी? 4 जुलाई 1776। ठीक है, 4 जुलाई 1776। जैसे भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, इसी तरह से 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड स्टेट्स जो है यानी अमेरिका जो है, अमेरिका अंग्रेजों से कब आजाद हुआ था? तो 1776 4 जुलाई को जो है अमेरिका अंग्रेजों से आजाद हो जाता है। बाकी के तीनों देश जो है ये अंग्रेजों के कभी भी गुलाम नहीं रहे। तो आपने याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूके यानी अमेरिका को जो है आजादी कब मिली थी? 4 जुलाई 1776। यानी 4 जुलाई को अमेरिका अपना क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करता है। तो यूएस जो है अपने याद रखना है, ये इंडिपेंडेंस मिली थी इनको अंग्रेजों से। निम्नलिखित में से किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य है? गाहिर माथा पूछ रहे क्या है कि गाहिर माथा जो है ये भारत के कौन से राज्य के अंदर है? गाहिर माथा आपने बताने का काम करना है। तमिलनाडु के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है। कछुआ अभ्यारण्य भी है ये। ठीक है, कछुआ अभयारण्य, कछुआ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो गाहिर माथा समुद्री उद्यान जो है ये कौन से राज्य के अंदर है? तो फटाफट बताने का काम करेगा गाहिर माथा। तो ये कौन से राज्य के अंदर है? गाहिर माथा आपने पता है तो उड़ीसा राज्य के अंदर है ये। और एकमात्र क्या है ये गाहिर माथा? ये कछुआ अभ्यारण्य है, गाहिर माथा उड़ीसा राज्य के अंदर, गोवा के अंदर नहीं है भाई। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्रता के पहले, सॉरी, स्वतंत्रता के पहले पूछ रहे क्या है कि आजादी से पहले, आजादी से पहले 2 सितंबर 1940 को एक सरकार बनी थी, जिस सरकार को क्या कहा जाता है? अंतरिम सरकार कहा जाता है, इंटरम कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, 2 सितंबर 1940 को जो सरकार बनी थी उसके अंदर जो है सभी को पता है किसके पास हुआ करता था? जवाहरलाल नेहरू के पास में विदेश मामले थे। इसका मतलब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं आएगा। विधि मंत्री कोई आपसे पूछता, भारत के कानून मंत्री उस समय कौन हुआ करते थे आजादी से पहले? जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो आजादी से पहले भारत के कानून मंत्री थे। आजादी के बाद कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उससे पहले जोगेंद्र नाथ मंडल। यह वही जोगेंद्र नाथ मंडल है जो आगे जाकर के पाकिस्तान का संविधान लिखने का काम करते हैं। यानी पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, भारत का पहला भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा आजादी से पहले कानून मंत्री कोई पूछते जोगेंद्र नाथ मंडल है। सरदार बलदेव सिंह। इसके अलावा अगला ऑप्शन कौन सा है? जोन मथाई है। तो सरदार बलदेव सिंह के पास में कौन सा हुआ करता था? सरदार बलदेव सिंह भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। और जोन मथाई क्या थे? उद्योग मंत्री थे। ठीक है, जोन मथाई भारत के क्या थे? उद्योग मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह के पास में क्या था? रक्षा का जिम्मा था सरदारों के पास में। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? विदेश मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, नेहरू विदेश मंत्री थे। कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली हुआ करते थे। उद्योग मंत्री जोन मथाई थे। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री हुआ करते थे आजादी से पहले। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? बहुत टॉप का प्रश्न है भाई। इंटरनेट लेना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और यह बात पूछ रखी कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इंटरनेट का यूज करना मौलिक अधिकार है। यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद के दायरे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने का काम किया है? यह आपने बताना। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के अंदर जो समानता के अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार जो है पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। दूसरा अधिकार कौन सा है? दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। और उसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपने अनुच्छेद बताने का काम करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट को क्या किया है। गलत उत्तर है भाई सबके, लाओ जोर, गलत उत्तर है। अनुच्छेद 21 के तहत तो प्राइवेसी को शामिल किया गया था मौलिक अधिकारों की श्रेणी में। इंटरनेट अनुच्छेद 21 में नहीं आएगा। बताऊं, अनुच्छेद 19 का 1 पार्ट, 19 के 1 में इसको डाल दिया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर इसको डालने का काम कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 19 के भाग 1 के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का इंटरनेट प्रयोग करना कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। कौन सा है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज बताओ, जो सरदार है, सरदारों को केस, कड़ा, कंघा, कृपाण, यानी सरदारों को किसी भी रैली में हथियार लेके जाने की, कृपाण लेके जाने की अनुमति है। ये बात कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है? कृपाण रखने की अनुमति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? गोल गुंबद कौन सी सदी के अंदर बनाया गया था? गोल गुंबद
गोल गुबंज जो है फटाफट बताएगा कि कौन सी सदी के अंदर बनाया गया था गोल गुबंज, फटाफट बताएगा। बीजापुर के एक सुल्तान है, बीजापुर जो है कर्नाटका के अंदर है, बीजापुर कर्नाटका। और बीजापुर कर्नाटका के एक सुल्तान है जिसका नाम क्या है, आदिल शाह है। इसी आदिल शाह का एक बंदा हुआ करता था, उसके द्वारा इसको बनाने का बिल्कुल आर्टिकल 25 के तहत, बहुत बढ़िया शाबाश पे, आर्टिकल 25 के तहत जो है जो सरदार जो है उनको क्या है, हथियार रखने की अनुमति दी जा सकती है। छुआछूत का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद में, असस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का जिक्र किसके अंदर, ठीक है। तो याद रखना बीजापुर के जो सुल्तान है जिसका नाम आदिल शाह का ये मकबरा है। और इसका वास्तुकार कौन था, याकूत नाम का इसका वास्तुकार था, याकूत, ठीक है, याकूत। और ये आपने बताना है कि देखो 3-4 प्रश्न बढ़ा, गोल गुबंज कौन सी शताब्दी में बना था, कौन से राज्य के अंदर है, किसका मकबरा है, किसका वास्तुकार कौन था, सारे प्रश्न उर तक कवर होने लग रहे, ठीक है। तो गोल गुबंज कौन सी शताब्दी के अंदर बना था, अपने याद रखना है 17वीं शताब्दी के अंदर जो है गोल गुबंज बना था। फ्रांसीसी वास्तुकार याकूत इसका वास्तुकार था। बीजापुर कर्नाटका के अंदर ये मकबरा है, किसका मकबरा है, तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह जो है, आदिल शाह का ये मकबरा, ठीक है, कड़ा है, बीजापुर कर्नाटका के अंदर है, आदिल शाह का मकबरा 17वीं शताब्दी में बना था। फ्रांस के याकूत ने इसको क्या किया था, बनाने का काम किया था। अनूप गुप्ता कह रहे हैं छा गए शराब, भाई ऐसी कोई इच्छा नहीं है छाने की, मेरी आप लोगों का प्यार है कि हरियाणा में लगभग बच्चे जो है विश्वास करते हैं, इसके नाते मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का काम करूं। एक कहानी है जिसका नाम है पवित्र झूठ, इसके लेखक लेखिका का नाम बताओ। ये HSSC में आ चुका है भाई। अब थोड़े से जो साहित्य के प्रश्न में कुछ ज्यादा डालने लग रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डीप में आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना, बताइए शाबाश, कहानी का नाम क्या, पवित्र झूठ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HSSC का। इसका लेखक बताना है शकुंतला बृजमोहन, या फिर माधव कौशिक, या फिर संसार चंद्र, या फिर रघुवीर सिंह। तो फटाफट बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। एक और आर्टिकल एक और लिखी थी इसने, बिखरे सपने, बिखरे सपने, बिखरे सपने भी इसी का है और पवित्र झूठ भी इसी का है। बिखरे सपने, संसार उत्तर गलत है। ए जो कह रहे हैं पूजा, रघुवीर, देसी, आप सबके उत्तर बिल्कुल सही है। शकुंतला बृजमोहन के 2 आपने रचना याद रखनी है, पवित्र झूठ और बिखरे सपने। पवित्र झूठ और बिखरे सपने दोनों के दोनों किसके हैं, शकुंतला बृजमोहन, ठीक है। पवित्र झूठ और बिखरे सपने दोनों किसके हैं, पवित्र झूठ, बिखरे सपने दोनों किसके हैं, शकुंतला बृजमोहन के हैं। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी PDF क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल करंट का है, नेशनल करंट का जो है, नेशनल करंट का बहुत सारी चीजें 1-2 दिन में डाल दूंगा, सारा उसमें पढ़ लियो आप जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहानी है बंद मुट्ठी में बंद आसमान। इस कहानी का लेखक कौन है, ये भी हरियाणा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कहते हैं सोचो और कड़ियां कठा लिया मास्टर। के है मुट्ठी में बंद आसमान, केशव चंद्र वाधवन, कमलेश शर्मा, संजय जैन, या फिर अनंत शर्मा अनंत, किसके द्वारा जो है मुट्ठी में बंद कहानी लिखा गया है। एक और लिख लो, मंगल गीत, मंगल गीत, परमार्थी शतक, मंगल गीत और परमार्थी शतक, ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं। जो भी बालक भाई प्रैक्टिस करना चाहता है तो सीईटी के स्पेशल प्रैक्टिस सेट लीसो ऐप के ऊपर सिर्फ 149 रुपए में 100 प्रैक्टिस सेट है। लीसो ऐप के ऊपर आप जाओगे, प्रैक्टिस सेट का एक वो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करोगे तो आप 149 रुपए में 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। संजय जैन उत्तर जो कह रहे हैं मुट्ठी में बंद आसमान, ये उत्तर गलत है, गलत उत्तर है ये। मंगल गीत और परमार्थी शतक ये दोनों के दोनों किस बंदे के हैं। इसके अलावा एक और रचना है बस्ती, एक और रचना है चाणक्य की हार, चाणक्य की हार, बस्ती, ये दोनों रचनाएं किसकी है, चाणक्य की हार और बस्ती। इसके अलावा एक और इसी बंदे की है, पलाश के फूल, पलाश के फूल। बताओ शाबाश तब तक। मुट्ठी में बंद आसमान किसकी है, अनंत शर्मा अनंत की, हरियाणा के लेखक हैं, ठीक है, ये पूछा गया HSC में, ठीक है। मुट्ठी में बंद आसमान किसकी है, अनंत शर्मा अनंत की है। बस्ती, चाणक्य की हार, पलाश के फूल, ये किसकी है, राजेंद्र मोहन भटनागर की है। किसकी है, राजेंद्र मोहन भटनागर। आज सुनील राय, राजेंद्र मोहन भटनागर। आज तेरी आईडी बताऊंगा इंस्टा की।
राजेंद्र मोहन भटनागर की है, ठीक है। मंगल गीत परमार्थी शतक के किसकी है? मंगल गीत और परमार्थी शतक कुरुक्षेत्र के रूपचंद पांडे के द्वारा लिखी गई है। रूपचंद पांडे जो है ये कड़क है, तो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है? मंगल गीत परमार्थी शतक, ठीक है। राजेंद्र मोहन भटनागर के कौन सी? बस्ती, चाणक्य की हार, पलाश के फूल। इसके अलावा मंगल गीत परमार्थी शतक के किसके? रूपचंद पांडे की है। मुट्ठी में बंद आसमान किसकी है? अनंत शर्मा अनंत के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट के प्रश्न उत्तर शुरू हो गए भाई, देखो क्या है। हरियाणा राज्य का पहला मशरूम सर्वेक्षण कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? हरियाणा राज्य का पहला मशरूम सर्वेक्षण, इसमें एक बार गलत ऑप्शन हो गया, इसकी जगह आप सोनीपत लिख लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था ये ऑप्शन में बनाते समय। तो पहला मशरूम सर्वेक्षण, मशरूम के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला फर्स्ट? भाई इस सोरा का तो कीड़ा है। आई एम फैन ऑफ अमित सैनी रोती क्या नु पूछा सर जी पेपर होगा के काले के करा इसका? वो मोहित पुनियाला लट लेना पड़ेगा, कै पोरिया का हो जब मानना का तो आरामी आदमी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर नुको है कि पेपर होगा के। सोनीपत करे बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड भाई। मशरूम सबसे ज्यादा कड़ा हुआ है सोनीपत के अंदर हुआ है। बस बस छोड़ 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 इस पे, कर दे, क्लिक कर दे इस पे। अरे गलत भाई, बताओ शाबाश, बिल्कुल मशरूम सोनीपत के अंदर वो है। देखो भाई, यो जो है कड़ा स्थापित किया गया सोनीपत, यमुनानगर, करनाल या फिर गुड़गांव के अंदर। वनस्पति, इसके अलावा जीव जंतुओं की विविधता, वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता, जीव जंतुओं की विविधता, वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता के लिए जो है कहां पर बनाया जाएगा? ये हरियाणा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसका नाम क्या है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में सोनीपत देंदे मन मेरा था, सब तक सोनीपत कणी जैकेट के, ठीक है। तो याद रखना है, यमुनानगर जो है मशरूम सर्वेक्षण हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा? तो यमुनानगर जिले के अंदर जो है, यमुनानगर के अंदर मशरूम सर्वेक्षण बनाया जाएगा। वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता के लिए कड़ा बनाया जाएगा कालेसर वन के अंदर। कालेसर वही जगह जहां से यमुना नदी मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करने का काम करती है। कालेसर की स्थापना कब हुई थी? कौन से 3 राज्यों से कालेसर की सीमा लगा? फटाफट बताओ, कालेसर की स्थापना कौन से 3 राज्यों से इसकी सीमा लगा? दोनों का उत्तर फटाफट देने का काम करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों या फिर पालिश किए खंभों पर लिखवाने का काम किया था? अरे देसी रुक जा यार, फटाफट बताओ बस शाबाश। यानी वो पहला शासक भारत का कौन सा था जिसने क्या किया था? पत्थर की सतह के ऊपर, पालिश किए खंभों के ऊपर कुछ न कुछ लिखवाने का काम किया था। उसका नाम बिंबिसार है, बिंदुसार है, अशोक है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है। बिंबिसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जिसमें बिंबिसार अपनी मां के गर्भ के अंदर पल रहा था। तो आचार्य चाणक्य बिंबिसार की मां को थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते खाने में, क्योंकि इसके गर्भ में भारत का, हिंदुस्तान का भविष्य पल रहा है, कोई एकदम ज्यादा जहर दे देगा तो मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही बिंबिसार पैदा हुआ, आजकल सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे पैदा हो, लगभग जो है पेट काट रहे, इस नुकान उठाए दे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का धंधा हो रहा है कि मैं जोर को लांदी माता बहने, कोई भी मतलब आत्मिक शांति चाहो सारे सारे टेम ना लागे और कैली ना हो शरीर ने। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि हिंदुस्तान में सिजेरियन तरीके से पैदा हुआ पहला बच्चा बिंबिसार था। सिजेरियन तरीके से इसकी मां का पेट काट के यूं कहीं उठाया गया था। उस टाइम देखो कब की बात है, ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो अशोक मौर्य, अशोक जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक जो था, जिसने पहली बार अभिलेख लिखवाने का काम किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा जो है ये लिखवाने का काम किया था। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद देने का काम करूंगा। अगला प्रश्न देखिए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? लंदन के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन पूछ रहा है जो कि किसकी चर्चा के लिए किया गया था? प्रांतीय स्वायत्ता की चर्चा, भारत के भावी संविधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए, इसके अलावा भारतीयों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा करने के लिए। फटाफट देखो वैसे बस ध्यान के रखना, लंदन का जो गोलमेज सम्मेलन जो है, इसके अंदर जो है भाग लेने के लिए एकमात्र व्यक्ति जो तीनों सम्मेलनों के अंदर गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों सम्मेलनों के अंदर भाग लेने के लिए गए थे। महात्मा गांधी, आपने याद रखना कौन से जहाज से? पहले में गांधी कौन गया था? गांधी को सूता आदमी था, अंग्रेजों का बॉलीवुड बनाएगा, पागल बनाएगा, मैं कौन जाऊं, मैं जानता है कौन मिला। पहले में तो नेट गया था, दूसरा में फिर पहला फ्लॉप हो गया, गांधी ने गया, तो दूसरा में भी पागल बनाया रहा। गांधी आपकी बून आज था मैं सोनू बेबी लड्डू बिरयानी के कहो, गांधी भी आपकी बून क्या करता प्यार था, बा क्या करता पा।
बेरा कौन पट दिया गांधी ने, अंग्रेजा ने पूरी सीबीआई जो एंडमैन जो जासूस जासूस थे सारा सौदा गांधी के पास छोड़ दिया, बेरा पढ़ो गांधी जावा कौन जाता। एंड टाइम तक पहले 4-5 दिन पहले आपकी बू ने नुकान लग रहा बोले अब्बा गर्म कपड़े बनवाए थे। उस टाइम पर भारत में गर्मी थी, बस इतना है शब्द कहा था। एक पत्रकार हुआ कहता था दुर्गादास, उसने सुन लिया कि गर्म कपड़े गांधी के करेगा, लंदन में जाटा पड़ा है, ओढ़ चाहिए इसने। तब जाके महात्मा गांधी जो थे, पानी का एक जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था, एस राजपुताना नामक जहाज, ठीक है। एस राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी ने दूसरे सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेने का काम किया था, ठीक है। और इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, इस बंदे ने क्या किया था, अध्यक्षता करने का काम किया था। और इसके अंदर जो थे भारत का भावी संविधान के ऊपर चर्चा किया जाना था, ठीक है। एस राजपुताना नामक जहाज में बैठ के गए थे रैमजे मैकडोनाल्ड, जो आपने याद रखना है। रैमजे मैकडोनाल्ड की जो है अध्यक्षता के अंदर ये सारे काम हुए थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और वहां पर जब गए, ब्रिटेन के जो महाराजा थे उससे जब मिलवा जाता है, तो गांधी जो है आधे बिल्कुल धोती में गांधी भी गया मिला मलंग, कम से कम राजा के सहमी तो कुर्ते पैर के जे। राजा ने मिले के पैर कह रहा था, कोट पैंट टाइट लेके आया, सभ्य आदमी है, ले मेरे कुर्ते तो तने तैर ली, बचा तो कौन की, मैं सारा सौदा लूट लिया। बहुत बड़ी बात थी गांधी की उस टाइम पे ये। तो याद रखना, भारत के भावी संविधान की चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन थे। गांधी ने दूसरे सम्मेलन के अंदर भाग लेने का काम किया था। हरियाणा के किस जिले में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र जो है, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा। 4 से लेकर के 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक एतवार ने हिंदी की जो है मैराथन क्लास होगी मेरे चैनल पे। एतवार ने शाम ने 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक अभिमन्यु शास्त्री सर जो है मैराथन क्लास लेंगे, किसकी, हिंदी एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हिंदी करवाई जाएगी। बताओ वैसे बस, हरियाणा के कौन से जिले में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र, तो कैथल जिला, कपिस्थल, या फिर करनाल जिले के अंदर, या फिर सोनीपत जिले के अंदर, या फिर जिला हिसार। तो जिला हिसार जो है, हिसार जिले के अंदर जो है सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र जो है, इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा। ड्रोन टेस्टिंग सेंटर ब्राजील की सहायता से पशु नस्ल सुधार उत्कृष्टता केंद्र, वो भी कड़ा खोला जाएगा, वो भी हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। सब्जी देखते हैं गब्दनी सोनीपत ठोकते हैं, ना 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 ना, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो हिसार जिले के अंदर जो है सब्जी प्रसंस्करण केंद्र कड़ा स्थापित किया जाएगा हिसार जिले के अंदर। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद दे दी जाएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई अगला, देखो क्या है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित करने का काम किया गया है। बिल्कुल एचयू के अंदर हरियाणा का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया गया है। करंट अफेयर की मेरी वीडियो देख ली, और या क्लास हरियाणा या किताब हरियाणा करंट अफेयर की बेहतरीन किताब है, पूरे हरियाणा के बुक डिपो के ऊपर आपको मिल जाएगी ये किताब और क्लास, वो करंट अफेयर की। लगभग 1,30,000 बच्चों ने वो किताब वो क्लास देख ली। तो सारे सारे हरियाणा करंट अफेयर 2022 लिखोगे यूट्यूब में, ऊपर अपनी वीडियो आओगी, जरूर देख लियो। बताओ भाई शाबाश। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, बहुत बढ़िया भाई, सबके सही के सही उत्तर आने लग रहे हैं। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां पर लगाया जाएगा। एक गांव है हरियाणा का, जिस गांव का नाम है चंदू बुढ़ेड़ा गांव। कौन सा गांव है, चंदू बुढ़ेड़ा गांव है। और ये चंदू बुढ़ेड़ा गांव कौन से जिले का गांव है, तो ये गुड़गांव जिले का है। चंदू बुढ़ेड़ा गांव के अंदर जो है पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कड़ा स्थापित करने का काम किया जाएगा। चंदू बुढ़ेड़ा गांव के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कड़ा है। हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हरियाणा का कहां पर लगाया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फटाफट बताओ शाबाश। गुड़गांव के अंदर जो है भाई कौशल केंद्र बनाया जाएगा, ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा भाई और बहुत सारी चीजें बताई गई थी। विश्व शांति केंद्र बनाने का काम किया जाएगा, बिजनेस सेंटर के रूप में किया जाएगा, व्यापार जिला के रूप में। थोक व्यापार वाला जिला पूछ ले तो हिसार, व्यापार जिला वैसे पूछ ले तो गुड़गांव हो जाएगा। गलत उत्तर है भाई सबका। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा में सबसे पहले कौन से जिले के अंदर, VLDA विनोद इस तरह को नाम उस बंदे ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। तो हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, गुलाबी नगरी, जिसका प्राचीन नाम इकदार है। फिरोज शाह तुगलक ने जिस शहर को बसाने का काम किया था, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कौन से देश की कंपनी के सहयोग से लगाया गया। बताओ शाबाश। हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद के अंदर कौन से देश के सहयोग से लगाया गया, फटाफट बताओ। और शर्म उतर रही है। 1362 लाइक 2400 जने देखने लग रहे, वाह। ना करो भाई।
हरियाणा में कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है? बहुत एंडी एंडी पर्सन है भाई, बताओ शाबाश। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित करने का काम किया गया। हरियाणा में कौन सी जगह पर यह स्थापित की गई है? हिसार के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, या फिर गुड़गांव के अंदर, या फिर रोहतक के अंदर? इजराइल लिखने लग रहा ऑप्शन भाई, इजराइल के सहयोग से। गलत है भाई, जापान के सहयोग से लगा था वो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है जापान के सहयोग से लगा था, ठीक है। बताइए शाबाश। इसका जो उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है, राजनाथ सिंह। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने हरियाणा में एक और उत्सव का उद्घाटन किया था, तारा याद को नहीं भूल गया मन मेरा, बहुत पुराना है वो। 18 से 19 अगस्त को एक दिवस मनाया गया था, अगर आपको याद हो तो, हरियाणा के अंदर अन्नपूर्णा, एक अन्नपूर्णा कार्यक्रम हुआ था। राशन डिपो के ऊपर 5-5 किलो शायद अनाज बांटा गया था, याद हो तो। 2021 की बात है, 18 से 19 अगस्त 2021 के अंदर अन्नपूर्णा उत्सव जो था उसका आयोजन भी, उसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा करने का काम किया गया था। तो ये कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कड़ा हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ के अंदर स्थापित करने का काम किया गया, ठीक है। अन्नपूर्णा उत्सव का उद्घाटन भी 18 और 19 अगस्त को प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अन्न बांटने का काम किया गया था। किसी को याद हो तो इसका आयोजन कौन से जिले से शुरू किया गया था? फटाफट बताइएगा शाबाश। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये योजना कब शुरू हुई थी हरियाणा में? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये योजना फटाफट बताओ भाई। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस योजना की शुरुआत हरियाणा में कब से हुई थी, कहां से हुई थी, किसने करी थी? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस योजना की शुरुआत फटाफट बताइएगा शाबाश। देखो भाई क्या है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर जो है किसके मुंडन का अनुष्ठान किया गया था? एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आ चुका है। 10 किलो की पैकिंग थी, एक बंदा कहो भाई, ठीक है भाई। मुस्की ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। बताइए शाबाश की पुरानी कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र का जो शक्ति भद्रकाली पीठ है उसके अंदर इनमें से किस व्यक्ति का मुंडन करने का काम किया गया था? प्रश्न एचएसएससी ने पूछ रखा, ठीक है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो है ये शुरुआत हुई थी 27 फरवरी 2022 को, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक क्या है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक कार्यक्रम है, ठीक है। उसके तहत किया गया था और इसका उद्घाटन हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री, जिसका नाम क्या है, जेपी दलाल, जेपी दलाल जो है, जेपी दलाल के द्वारा जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 27 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत करने का काम किया गया था। हरियाणा के झज्जर जिले से किया गया था और किसके तहत किया गया था, ये अपने याद रखना है, किसके तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसका काम तमाम करने का काम किया गया था। तो जो कुरुक्षेत्र का देवी शक्ति भद्रपीठ जो है, इसके अंतर्गत जो है किस बंदे का जो है मुंडन किया गया था। और ये जिक्र आप अगर पढ़ा तो किसके अंदर ये बात लिख करके सारी की सारी एक संहिता है, जिस संहिता का नाम क्या है, गर्ग संहिता, ठीक है। गर्ग संहिता के अंदर ये बात कही कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है इन दोनों का मुंडन का जो कार्यक्रम करवाया जाता है, ये मुंडन करा हुआ था कुरुक्षेत्र के कौन से के अंदर हुआ था? शक्ति भद्रकाली का मंदिर जो है शक्तिपीठ है, इसी पीठ के अंदर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का क्या हुआ था? मुंडन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि, ठीक है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण हरियाणा के अंदर जो है वो कितनी बार आए थे, तो आपने याद रखना हरियाणा के अंदर भगवान श्री कृष्ण 4 बार आए थे। सॉरी, कुरुक्षेत्र के अंदर पूछे तो आपसे कुरुक्षेत्र में कितनी बार आए थे? 4 बार आए थे। और 6 साल की उम्र में गर्ग संहिता के मुताबिक उनका मुंडन जो है वो कड़ा करवाया गया था। भद्रकाली मंदिर के अंदर जो है इनका मुंडन करवाया गया था, किसका? बलराम और भगवान श्री कृष्ण का। तो कितनी बार आए थे? 4 बार आए थे, ठीक है। प्रशांत राम भाई 4 बार आए थे, आपने याद रखना। गर्ग संहिता के अंदर इस बात का जिक्र है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहा जाता है? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार किस बंदे को कहा जाता है? सुमित राम बेटा बस, स्वरूप सिंह को, डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा को, निहाल सिंह तक्षक को, या फिर गुलजार लाल नंदा को आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहा जाता है? 2-3 योजनाएं हैं, उनके नाम फटाफट लिख देता हूं। एक योजना है पंचायत रक्षक योजना, पंचायत रक्षक योजना, फटाफट बताइए कब शुरू हुई थी? इसके अलावा बाल विकास योजना, बाल विकास योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना, इसके अलावा पूर्ण लिख दी हूं
सीएम सतो उद्यमी योजना, सीएम सतो उद्यमी योजना। और कौन सी रहेगी अपनी मुख्य मुख्य योजनाओं में? हाँ, हरहित स्टोर। 50-50 बार अटवाली नु आंगलियां पहुंची टिप्स पे, फटाफट बताओ इनका। बिल्कुल भाई, उड़ता लग जो शाबाश। 1 नंबर का उत्तर लिखो, 2 नंबर का लिखो, 3 नंबर का लिखो। चौथी योजना सतोदमी का उत्तर बताओ। 5वीं है हरहित स्टोर। फटाफट सारे जने कमेंट करो। 1 नंबर उसका अगर डेट, 2 नंबर, 3 नंबर, फटाफट कमेंट करो सारे के सारे। ठीक है, देखो भाई, तब तक मैं जिक्र कर लेता हूं कुरुक्षेत्र का वास्तुकार। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड केडीबी की स्थापना करने का काम 1968 के अंदर किया गया था। 1968 से लगभग 1990 तक जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। कैथल विधानसभा सीट हुआ, सॉरी कैथल लोकसभा सीट हुआ करती थी, उससे गुलजारी लाल नंदा चुनाव लड़ा करते थे। बंसीलाल के राजनीतिक गुरु थे, बंसीलाल ने उनको कुरुक्षेत्र में लेके गए, तब जाकर के कुरुक्षेत्र के अंदर ही गुलजारी लाल नंदा रहते थे। उसके हालात पर वो बड़े चिंतित थे, तब गुलजारी लाल नंदा जो है, गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से जो है ब्रह्म सरोवर का या फिर कुरुक्षेत्र का वर्तमान स्वरूप माना जाता है। मुझे ध्यान आता है गुलजारी लाल नंदा की पोती जो थी, एक बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर एक फार्म भरने के लिए चली गई। गाड़ी उनके पास नहीं थी। गुलजारी लाल नंदा की सरकारी गाड़ी जो थी उसमें वो सांसद थे, सरकारी गाड़ी से फार्म भरने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चली जाती है। जब वापस लौटते हैं तो तब गुलजारी लाल ने पूछा कि कहां गए थे? तब उसने बताया कि दादू मैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का फार्म भरने के लिए गई थी। तब गुलजारी लाल नंदा ने उसको डांटा और कहा कि जितना तेल कंज्यूम हुआ वो तेल डलवा, ये तेरे बाप की गाड़ी नहीं, हर भारत सरकार का तेल इसके अंदर डलता है। ऐसे ऐसे नेता गुलजारी लाल नंदा थे। स्टडी विद सोनू, बहुत कमेंट करा हुआ छोरा, ले दिया स्टडी विद सोनू बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। पंचायत रक्षक योजना भाई बताओ शाबाश। 1 नवंबर 2021 को पंचायत रक्षक योजना अफसर गोद लेने का काम करेंगे। ठीक है। बाल विकास योजना, जो बालक कोरोना में अनाथ हुए थे उन खातर जो है 30 मई 2021 को जो है बाल विकास योजना शुरुआत करी गई थी। इसके अलावा एक और योजना थी इससे संबंधित है, बाल विकास से संबंधित एक और योजना थी, ध्यान हो तो तारा है तो थी, बताइए शाबाश। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021। सतोदमी योजना 5 मार्च 2022 अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू हुई है। 15 लाख परिवारों को एपीएल से बीपीएल से एपीएल में लाने का काम किया जाएगा। हरहित स्टोर 2 अगस्त 2021 को हरहित स्टोर की शुरुआत करी गई थी। ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा को क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है। एक उपन्यास है हरियाणा का जिसका नाम है सिंधु पुत्र। सिंधु पुत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल मदान, दीपचंद निर्मोही, कुमार रविंदर या फिर राकेश वत्स? फटाफट बताइएगा कि सिंधु पुत्र उपन्यास जो है इसके वो कौन है? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर ओस जो है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना था। और ओस जो है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसको कब लागू करने का काम किया गया था? बाल उत्थान निरोरे नाम था उसका, है तो नाम था, मेरे ध्यान को नहीं आता। बड़का से संबंधित योजना थी, अभी कोरोना में थी, दिमाग तो उतर गया। किसे याद हो? हरिहर योजना, बहुत बढ़िया भाई, हाँ मोनी चौधरी। हरिहर योजना, वेरी गुड। हरिहर योजना, या जो हरिहर योजना जो है यह भी किससे संबंधित है? बड़का से संबंधित है। बताओ इसके पास सिंधु पुत्र उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखने का काम किया गया है? 2 घूंट पानी पी लू। इसका जिक्र किया था वो मैंने 2-3 दिन पहले, सिंधु पुत्र का। धूप, धूप, तलाश जारी है और सिंधु पुत्र। धूप, तलाश जारी है और सिंधु पुत्र। सिंधु पुत्र ये तीनों के तीनों जो है किसके द्वारा लिखे गए? एक ही बंदे के द्वारा लिखे गए। धूप, तलाश जारी है, सिंधु पुत्र, ये तीनों के तीनों जो है ला भाई साइड में टिका, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत कौन? साहिल जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम पर सारी सारी दे दूंगा। तो ये जो है तीनों के तीनों किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमृतलाल मदान के द्वारा लिखे गए हैं। सिंधु पुत्र, धूप, तलाश जारी है, अमृत। ये एचएसएससी में आवड़े प्रश्न है, मैं नु को मेरे तो और तकड़ियां ठा के लिया हूं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे जगह और ठा आवड़े नु के नु। ठीक है। तो अमृतलाल मदान के धूप, तलाश जारी है, अंधेरे अपने अपने और सिंधु पुत्र किसकी है? ये आ सॉफ्टवेयर जो ऑटोपिल सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन पक्का होगा वह, मेरा दिल नु को जमा पर्सन पक्का। ओस वाला तारीख है 1 महीना है सितंबर का, साल है 2021 की। ओस सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। 1 सितंबर 2021 को जो है ये ओस जो है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर क्या हुआ था? लागू हुआ था। अमृतलाल मदान, धूप, तलाश जारी है, अंधेरे अपने अपने और सिंधु पुत्र।
अगला उपन्यास देखिए, यो भी हरियाणा से संबंधित है भाई। नरदंस नामक उपन्यास किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? नरदंस नामक उपन्यास, तो फटाफट बताइएगा शाबाश। नरदंस उपन्यास इंदिरा सोपन, पवन चौधरी, राकेश वत्स, मधुकांत। जो मैंने क्लास समय रचनाएं कर और गनखरी किताब हम कौन पाओ आपने, मैं मानू आपकी बात वह किताब में नहीं है, कौन मिलेंगे? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है भाई। बताइए शाबाश, ये नरदंस नामक उपन्यास जो है किस बंदे के द्वारा लिखा गया है? बताइए शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके द्वारा नरदंस लिखने का काम किया गया है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, फिर लौटते हुए, फिर लौटते हुए, जरा और कविता, जरा और कविता। 699 रुपये ले कंटेंट के, और फ्री में होने लग रहा सारा सौदा। बिल्कुल सही है, राकेश वत्स। ठीक है, नरदंस नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राकेश वत्स के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, तो मुझे यकीन है, फिर लौटते हुए, जरा और कविता, ये तीनों और नरदंस, ये सारी सारी किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश वत्स के द्वारा लिखने का काम किया गया। मेरे पास पीडीएफ नहीं है प्रीवियस ईयर की, गूगल में सर्च करोगे आपने मिल जाओगे भाई। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाया गया है? बताओ शाबाश, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हरियाणा का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाने का काम किया गया है? बहुत बढ़िया भाई शाबाश। कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत के अंदर या फिर गुड़गांव के अंदर हरियाणा का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट लगाने का काम कौन सी जगह के ऊपर किया गया है? बहुत बढ़िया शाबाश, बताइएगा। सोनिया यादव करी लाइक कर दो भाई, कर दो तेरा जिक्र है तो। देखिए बच्चे, सारे ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। ये मैं कौन कह जाऊंगा, कर दो नहीं, ना करो, मर्जी है तारी यार। सीएनजी बायोगैस प्लांट कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गुड़गाम। बहुत टॉप का प्रश्न है, बहुत टॉप का प्रश्न है। बताओ शाबाश। लाडवा का एक गांव है जहां एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। लाडवा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ऑर्गेनिक मंडी, ऑर्गेनिक मंडी कड़ा बनेगी तो, या ऑर्गेनिक मंडी दूसरी कौन सी है? फूलों की मंडी। ये दोनों मंडियां हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। सेब की मंडी, और दूसरी चीज कौन सी है? फिल्म सिटी। सेब की मंडी और फिल्म सिटी कड़ा है तो याद रखना पिंजौर के अंदर बनेगी। शहद की मंडी रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगी, रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। सब मसाला सब्जी दोनों कड़ा है वो बेरा है हमने। ठीक है, तो ये जो है कुरुक्षेत्र के लाडवा का एक गांव पड़ता है जहां पर क्या है? हरियाणा का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट। कुरुक्षेत्र के लाडवा का एक गांव पड़ता है, शायद गुहन इस तरह कोई गांव है, उस गांव के अंदर जो है पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट। ठीक है, हरियाणा राज्य में किस नदी के ऊपर अपस्ट्रीम बांध बनाने का काम किया जाएगा? बहुत टॉप के प्रश्न है भाई। अपस्ट्रीम बांध बताना है आपने। गुरुजी नीसू सैनी का नाम लेते हो, जगूड़ा लिए इसका उत्तरी है, किस किस का नाम ले भाई? बताओ शाबाश। किस नदी पर अपस्ट्रीम बांध बनाने का काम किया जाएगा? आपका नदी, सरस्वती नदी, इंदौरी नदी, यमुना नदी। इंदौरी का प्राचीन नाम क्या है? अंशुमती। अंशुमती इंदौरी का प्राचीन नाम। ठीक है, तो बताइए शाबाश, अपस्ट्रीम बांध जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? अपस्ट्रीम बांध, अपस्ट्रीम बांध आपने बताने का काम करना है। अपस्ट्रीम बांध, देखो भाई, गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। पोटा साहिब से आगे एक बैराज है, बैराज जो ऊपर है उस बैराज का नाम क्या है? हथीनी कुंड बैराज। हथीनी कुंड बैराज। ये जो हथीनी कुंड बैराज जो है कब बनाया गया था? 1999 के अंदर हथीनी कुंड बैराज बन के पूरा हुआ था। ताजेवाड़ा कोई आपसे पूछे तो ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा 1873, ताजेवाड़ा 1873। इसी अप का मतलब ऊंचा। अथीनी कुंड बैराज जो है इससे ऊपर क्या किया जाएगा? ये बांध बनाने का काम किया जाएगा, और उस बांध का नाम क्या है? अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम। इसका उद्देश्य क्या है? रेणुका बांध है, किसाऊ बांध है, लखवारी परियोजना है। इन तीनों बांधों के अलावा जितना भी पानी बच गया वो
अपस्ट्रीम बांध के जरिए इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया जाएगा? यमुना नदी के ऊपर अपस्ट्रीम बांध बनाने का काम किया जाएगा। और यमुना नदी से जो दादुपुर जो है यमुनानगर, वहां से कितनी नहर निकालने का काम किया जाएगा? 2 नहर जो है पश्चिमी यमुना नहर के पास से निकालने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। हरियाणा के किस गांव में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का काम किया जाएगा? ये वही है ओईएम जो था, ओईसीएम जो था, उसी का मामला है। ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाने का काम किया जाएगा? तो फटाफट बताएगा कि कौन से जिले के अंदर ये पार्क बनाने का काम किया जाएगा, बायोडायवर्सिटी पार्क। उत्तर देखिएगा, ओईसीएम, मुसनोता गांव, कासन गांव, लिटानी गांव या फिर गिगनाव गांव। ओईसीएम, ओईसीएम बताओ शाबाश। ओईसीएम, अदर इफेक्ट एरिया बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव मेजर। वो गांव कौन सा है? तो याद रखना बिल्कुल सही है, वो गांव है कासन गांव है। अरावली जो जैव विविधता पार्क जो है उसके अंतर्गत कासन गांव के अंदर क्या बनाया जाएगा? जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क जो है कहां पर बनाया जाएगा? इसी के अंदर बनाया जाएगा। अरावली को दिल्ली और एनसीआर का क्या कहा जाता है? ग्रीन लंग्स कहा जाता है, दिल्ली और एनसीआर को। मुसनोता गांव के अंदर भी एक काम था, के काम था बताइए शाबाश, के मामला था मुसनोता गांव के अंदर। एक योजना है जो मेवात के अंदर पानी पहुंचाने का काम करेगी यमुना नदी से 200 क्यूसिक, उसका नाम क्या है? पाटकोरी बांध परियोजना। ठीक है, पाटकोरी बांध परियोजना। मुसनोता गांव क्यों चर्चा में रहा था पिछले दिनों? फटाफट बताएगा मुसनोता गांव। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। हरियाणा के किस जिले में गोवंश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? गोवंश अनुसंधान केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया गया है? 2015 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर गो सेवा आयोग की स्थापना करने का काम किया गया था। गो सेवा आयोग वर्तमान समय में श्रवण कुमार गर्ग इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा गुड़गांव के पूर्णमल यादव जो है इसके क्या है? पूर्णमल यादव इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं इसके। तो आपने बताना कि गो अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया गया है? सुखविंदर, पिरिया, सुमित कुमार सबके सही उत्तर है। हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर गोवंश अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का काम किया गया है। हरियाणा के पंचकुला के अंदर गोवंश अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक पशु हरियाणा में, सबसे अधिक पशुधन कोई आपसे पूछता तो आपने याद रखना पशुधन हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। सबसे अधिक भैंस पूछा तो भी हिसार जिले के अंदर, जोटे पूछा तो जींद में। सबसे कम पशुधन पूछा तो हरियाणा का कौन सा जिला में? पंचकुला में। गेहूं भी सबसे कम हुआ है, पशुधन भी सबसे कम है, नहरों के द्वारा सिंचाई भी पंचकुला में सबसे कम हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है जो 1873 के अंदर बना था? हरियाणा प्रदेश का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन आपने बताना है जो कब बना था? 1873 के अंदर बना था। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेलवे है राजपुताना स्टेट रेलवे, राजपुताना स्टेट रेलवे। इस राजपुताना स्टेट रेलवे के द्वारा जो है पहली बार हरियाणा के अंदर जो है दिल्ली से लेकर के कड़ा, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में एक ट्रेन चली थी। और उस पहली ट्रेन के इंजन का नाम कोई आपसे पूछे तो क्या नाम था उसका? ड्यूक नाम का एक इंजन था। ठीक है, तारीख कब थी? 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 1873। 14 फरवरी 1873 को पहली ट्रेन चली थी, इंजन का नाम क्या था? ड्यूक था। और 1873 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार जो था वो बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? यहां पर विश्व की पहली मीटर गेज लाइन भी बिछाने का काम किया गया था। विश्व की पहली मीटर गेज लाइन जो है वो भी इसी ट्रैक के ऊपर बिछाई गई थी। विश्व की पहली मीटर गेज लाइन कोई आपसे पूछो तो कड़ा बिछाई गई थी। विश्व की पहली मीटर गेज लाइन दिल्ली से रेवाड़ी, इसी ट्रैक के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर ड्यूक नाम का इंजन एक रेलगाड़ी को खींच करके लेके आया था 14 फरवरी 1873 को। ठीक है, 14 फरवरी 1873 को लेके आया था। सबसे पुराना कौन सा हो गया? रेवाड़ी हो गया सबसे पुराना। अच्छा, सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा हरियाणा का? हरियाणा प्रदेश का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, आधुनिक रेल टर्मिनल कहां पर बनाया जाएगा? आधुनिक रेल टर्मिनल जो है कहां पर बनाया जाएगा? तो आधुनिक रेल टर्मिनल कोई आपसे पूछने का काम करे तो आधुनिक रेल टर्मिनल वो गुरुग्राम के अंदर बनेगा। कड़ा बनेगा? गुरुग्राम के अंदर आधुनिक रेल टर्मिनल बनेगा। ठीक है, भारत की पहली सीएनजी रेल कहां से कहां तक चली थी? कौन सी साल में चली थी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा का है संबंध इससे, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भारत की पहली, फटाफट बताओ। शिमला कालका रेलवे लाइन 1898 के अंदर शुरू हुई थी। 1903 के अंदर क्या हुआ था? पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है,
इसके अलावा 2008 के अंदर जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व हेरिटेज साइट के अंदर 2008 के अंदर उसको शामिल करने का काम किया गया था। फटाफट बताइए साहब, सबसे व्यस्तम अंबाला कैंट है, सबसे व्यस्तम सबसे पुराना वो हो गया। सीएनजी रेल बताओ, बिल्कुल सही है, रेवाड़ी से रोहतक, बिल्कुल सही है। सीएनजी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में कब चली थी सीएनजी रेल? रेवाड़ी से रोहतक, पहली पहली बहुत पूछा है एसएससी ने प्रश्न, रेवाड़ी से रोहतक 2015। हरियाणा के अंदर चलाई जाएगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, वह हाइड्रोजन ट्रेन कड़ से कड़ तक चलाई जाओगी, फटाफट बताओ शाबाश। हाइड्रोजन सोनीपत से जींद, वेरी गुड। हाइड्रोजन जो है सोनीपत से जींद के बीच में जो है सोनीपत से लेकर के जींद के बीच में हरियाणा नहीं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक। पहला एलिवेटेड ट्रैक हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाएगा? एलिवेटेड ट्रैक कौन से जिले के अंदर बनाएगा? ठीक है, तो भाई 1873 में बना था सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। 14 फरवरी को ड्यूक नाम का इंजन खींच के लेके आया था। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली ट्रेन हरियाणा के अंदर चली थी। सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा? अंबाला है। सबसे पुराना रेवाड़ी है। आधुनिक रेलवे टर्मिनल कड़ा बनाया जाएगा तो वो गुड़गांव के अंदर बनाया जाएगा। शिमला कालका ट्रेन जो 1858 के अंदर काम शुरू हुआ था, 1903 के अंदर पहली रेलगाड़ी चली थी, 2008 के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व की हेरिटेज साइट के अंदर उसको शामिल करने का काम किया गया था। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 2015 को चली थी। हाइड्रोजन ट्रेन जो है कड़तक कड़तक चलेगी, सोनीपत से जींद के बीच में चलने का काम होगा। ठीक है, अच्छा, पहली मीटर गेज लाइन जो है वो दिल्ली से रेवाड़ी जो पहली ट्रेन चली थी राजपुताना स्टेट रेलवे के द्वारा चलवाई गई थी। इंजन का नाम कोई आपसे पूछे तो ड्यूक। ठीक है, हरियाणा के अंदर HRDFA का पूरा नाम क्या है? HRDFA ग्लोबल लेवल का करनाल का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ऐसी जानकारी मुझे एक बच्चे के द्वारा दी जा रही है। बताओ शाबाश भाई, हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? हरियाणा रेगुलेटरी डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रजिस्ट्री डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? ग्रामीण विकास निधि प्रशासन, ग्रामीण विकास निधि प्रशासन। हिंदी में बतावड़ा, याद हो जाएगा अंग्रेजी में प्रशासन, ग्रामीण विकास निधि प्रशासन। और अंग्रेजी में याद करोड़ा को नहीं हो, क्यों को नहीं होता? क्योंकि आप सोचा हिंदी में, हाँ, खावा पीवा रवा सारा दिन हिंदी में, हाँ, इसलिए अंग्रेजी वाली चीज याद को नहीं होती। हिंदी वाली क्यों तोड़ी हो? क्योंकि दिल से आप वो चीज बोलना। बहुत खराब बात है दुनिया की, अंग्रेजी बहुत खराब है। मनांदी को नहीं खराब, नू है वो भी खराब पे है। CUT के बन गया कट, और PUT के बन गया पुट। यू भी फिर CUT भी कूटे होना चाहिए, फिर PUT पुट है। तो हिंदी में ऐसा को नहीं, ऊ की मात्रा तो ऊ की पाओगे, सारा बड़ा ऊ के तो बड़ा ऊ का सौदा पाओगा। अंग्रेजा पर शब्दा का टोटा था इस भाषा खातर, जो चाचा मामा फूफा ताऊ सब खातर एक के शब्द कह दिया अंकल। इब्जे को बंदा खड़ा दो रोते नु कहते नहीं अंकल, नू कौन बेरापटे उसका चाचा आगे मामा के केड़ वैद है, और अपना ली मनु बेरा जिन्हों कहते नहीं फूफा बेरा हवे बुआ का लोग है, न्यारा बेरा पटा है। अलग अलग रिश्तों के लिए अलग 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 शब्द हिंदी भाषा के अंदर। एक बहुत खराब शब्द है छोरियो, मैडम शब्द अंग्रेजी का, MADAM, यह स्पेलिंग होगी MADAM, गलत भी उसका भाई, MADAM मैडम। ये छोरी है नहीं, मैडम कंधे, मैडम बोल दिया आज तो उसने मेरे को। बहुत खुश हो है मैडम शब्द सुन के। अरे इस शब्द की हकीकत आप अंग्रेजी में लिखियो मैडम, गूगल ट्रांसलेट में मैडम का मतलब मैडम में आओ आकर। वास्तव में ये जो मैडम शब्द जो है ये अंग्रेजों ने मेरा करता चुरा था। फ्रेंच भाषा की 17वीं शताब्दी की डिक्शनरी से अंग्रेजों ने चुराने का काम किया था। और मैडम शब्द का मतलब क्या है? फ्रेंच के अंदर आप देखियो माँ प्लस DAM, ये दो वर्डों से मिला है। माँ मीन्स होता है मेरी, और दाम मीन्स होता है फ्रेंच के अंदर पत्नी होता है। मैडम शब्द का मतलब हो गया मेरी पत्नी। अब देख लो छोरियो, हमें मैडम को आकर राजी, उसका मतलब वास्तविक मतलब क्या हो गया? मेरी पत्नी हो गया। यार दोस्त एक दिन बरवाड़ा फेट गया, मोटरसाइकिल पे बच्चा बिठा रहा, ब्याह में तो बोला को नहीं, बहू ना बिठा रहा था। मारे यार कौन बोले है तेरी मैडम है? बेटा मैडम तो तेरी है या मेरी को नहीं। छोरियो आगत है को मैडम कव है समझियो। बहन जी कौन को कोई को नहीं बहन जी को आकर राजी। तो इसका नाम क्या है? हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन, ठीक है, पूरा नाम है हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन, ठीक है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा शहबाज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइएगा शहबाज। हरियाणा के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम आपने बताना है कि कौन हरियाणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। जस्टिस सर मैरिस गवेर, सर श्रीनिवास वरदाचीर, या फिर एच जे कानिया, या फिर मेहरचंद महाजन। तो फटाफट बताइएगा कि कौन है सुप्रीम कोर्ट का पहला महान्यायाधीश, किसको है। विकास लंबा, थोड़े से चूक गए हैं आप। देखिए, भारत के अंदर 1 अक्टूबर 1937 वो तारीख है, 1 अक्टूबर 1937 को भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट बोला पे। संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और उस संघीय न्यायालय की स्थापना जब हुई थी तो उसका पहला जज कौन था, मैरिस गवेर था। तो सर्वोच्च न्यायालय आजाद भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट, जिसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, उसका कोई आपसे पूछता तो हीरालाल जैकी कानिया। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे आपसे, ठीक है, और सीधा नो लिख रखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले, तो मैरिस गवेर हो जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 1937 को मैरिस गवेर जो था क्या था, पहला जज था। विलियम पैट्रिक दूसरा जज था, हीरालाल जैकी तीसरा जज था, विलियम पैट्रिक, ठीक है। दूसरा कौन था, विलियम पैट्रिक जो है वो दूसरा जज था, विलियम पैट्रिक, ठीक है। और तीसरा कोई आपसे पूछे तो वो कौन था, एच जे कानिया, जिसमें भारत आजाद हुआ था उसमें कौन थे, हीरालाल जैकी कानिया आजाद भारत के पहले जज थे। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कोई आपसे पूछे तो सर मैरिस गवेर थे पहले, ठीक है, मैरिस गवेर। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। Which of the following industry are the Nalco and Balco associated? वाह, की कल अंग्रेजी बोलनी बड़ी बड़ी है। चलो भाई, नाल्को और बाल्को नाम के उद्योग धंधे भारत में किससे जुड़े हुए हैं, नाल्को और बाल्को, ये दोनों के दोनों उद्योग धंधे पूछ रहे क्या कि भारत में नाल्को और बाल्को किससे जुड़े हुए हैं। एल्यूमिनियम से, लोह अयस्क से, कपड़े से, चीनी से, नाल्को और बाल्को। ये बिल्कुल चंद्रचूड़, इनके पिता भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज रह चुके हैं। नाल्को 1981 के अंदर स्थापना हुई थी। मोहित पुनिया बहुत बढ़िया, एसएससी के अंदर लोन WOLF सही उत्तर दिया है। नाल्को और बाल्को भारत की जो है एल्यूमिनियम कंपनी है, नाल्को और बाल्को, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये दोनों की दोनों जो है भारत की एल्यूमिनियम कंपनियां हैं। एल्यूमिनियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम इन दोनों के दोनों का, ठीक है। गाहिर माथा कौन से राज्य के अंदर है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। इसके अलावा मशरूम सर्वेक्षण कहां पर है, यमुनानगर के कालेसर के अंदर है। रिपीट हो गए थे दोनों प्रश्न भाई। देखो अगला, निम्नलिखित में से घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बताओ शाबाश। घग्गर नदी जो है, नु पूछ रहा है घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का मतलब जाना, यानी घग्गर नदी में प्रदूषण फैलाने का एक प्रमुख स्रोत कौन सा, कौन यह बात पूछ रखी है। भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, सूखना जो नाला जो है परमाणु नाला वो उसके अंदर आता है, या फिर पिंजौर कालिका की मौसमी नदियां, या फिर डेरा बस्सी के औद्योगिक प्रवाह। तो इनमें से बी कह रहे हैं मोहित रोइला, सूखना नाला नहीं है, पूछ रखा है आपने, नहीं है पूछ रखा है, नहीं है सूखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। सी सी सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, सबका उत्तर सही है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिर्फ मुस्की और ग्राम शिव इन दोनों का उत्तर सही है। भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण जो सी वाले कह रहे हैं वो गलत उत्तर है, ठीक है। भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण ये इस घग्गर नदी के अंदर, जिसको राजस्थान में मृत नदी के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में इसका नाम नारा था। हाकड़ा जो है, हाकड़ा बांध जो है, इसको ओटू बांध, विराज बांध, धनुर झील से आगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है हाकड़ा नदी हो जाता है। और
पाकिस्तान के अंदर जो है हाकड़ा सभ्यता भी इसी नदी के किनारे है। काली बंगन जो है वो कौन सी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे है। भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण जो है वो घग्गर नदी के निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। शिवालिक से निकलने वाली हरियाणा की प्रमुख नदी है। शिवालिक से निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी है घग्गर नदी, ठीक है। जोया शुक्र जैसे नाले इसके अंदर गिरते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपने बतानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हरियाणा प्रदेश की कौन सी है? सूरजकुंड है, सुखना है, दमदमा है, तिलियार है। 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे लीसो ऐप के ऊपर सीजीएल का एक बैच होगा। 1000 घंटे प्री का बैच है, सीपीओ के लिए है। इसके अलावा जो भी सेंट्रल की जितनी भर्तियां सारी में काम आओगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, सारे के सारे जितने सब्जेक्ट है थ्योरी रिकॉर्डेड डाल दी गई है। एमसीक्यूज करवाए जाएंगे उसके अंदर सारे के सारे। तो 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलेंगे लीसो ऐप के ऊपर 1 अक्टूबर से। इसके अलावा जिसने भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट 149 रुपए में 100 प्रैक्टिस सेट आप लीसो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? गुड़गांव की जो दमदमा झील जो है, कहां पड़ती है दमदमा झील, कौन से एरिया के अंदर पड़ती है? ये लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। और हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों के अंदर कौन सी शामिल है? दमदमा झील है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ तुरंत बाद अभी देने का काम करूंगा। अगली क्लास कल हमारी मुलाकात होगी ठीक 8 बजे, तो सारे के सारे जुड़ जाइयो। हाँ, जाते जाते क्लास को लाइक कर जाना और अपलोड होने के बाद में बस एक बार कमेंट करना आ जा करो। जो कमेंट होने उसके दिल का निशान हो अर्थ का, वो मैं खुद मेरे फोन में वाईटी स्टूडियो खोल के एक एक बंदे का कमेंट को लाइक करने का काम करता हूं। जो नो भाई इसको जवाब देना चाहिए उसको जवाब भी देने का काम करता हूं। खुद सारा सौदा खुद हैंडल करूं, फेसबुक के ऊपर भी सारी जगह, ठीक है। तो कमेंट में आप अपनी बात बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय हो। तड़का 8 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी। एतवार ने 4 बजे अभिमन्यु शास्त्री सर की क्लास होगी, हिंदी की मैराथन क्लास, जीके परवीन उड़ान चैनल के ऊपर। जय हिंद, भारत माता की जय हो।